प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 156। मैं तेरी जान लेने आया हूँ। बिल्कुल सच है, रणवीर रायचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सब सुलझ जाएगा, हर प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकेगा। कंपनियों के स्टाफ को ठीक से व्यवस्थित करो, फिर सब पटरी पर आ जाएगा। अनन्या शर्मा की आवाज़ उत्साह से कांप रही थी। वो झुककर रणवीर के गाल पर जोरदार चूम लिया। इतनी शर्माती हो? रूही ने हंसते हुए कहा। तो मम्मी तुम्हें भी चूम ले। ये कहकर अनन्या ने रूही के गाल पर भी जोरदार चूम लिया। अगली सुबह जल्दी जब रणवीर की आंख खुली तो अनन्या पहले ही ऑफिस चली गई थी। नाश्ता तैयार था, हर डिश उसके खुद के हाथों से बनी। अभी सिर्फ 6 बजे थे। नाश्ता बनाकर भी वो काम पर निकल गई। रणवीर ने जीभ चटकाई। अनन्या सच में खुद को बहुत थका रही थी। ऐसे में मैं भी समय बर्बाद नहीं कर सकता। इस गड़बड़ को जल्दी से जल्दी साफ करना होगा। रूही के साथ नाश्ता करने के बाद रणवीर ने करण, लोहित और साया को बुलाया और उन्हें रूही की कड़ी सुरक्षा का आदेश दिया। खुद विक्रम को साथ लेकर वो सीधे उड़ान ग्रुप की ओर चल पड़े। उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया था। उन्होंने मौत का रास्ता चुन लिया था। रक्तचंद्र और अष्टनाग राजाओं की बात अलग थी। वो छाया संप्रदाय की तरह अंधेरे में थे, अपना अपना काम कर रहे थे। 1 घंटे बाद रणवीर का कदम उड़ान ग्रुप के सामने पड़ा। किससे मिलना है? गेट पर खड़े गार्ड ने ठंडे लहजे में पूछा, नाक सिकोड़ते हुए। तुम योग्य नहीं हो पूछने के, रास्ता छोड़ो। विक्रम ने बर्फ जैसी आवाज में कहा। 2 बेवकूफ बन रहे हैं, अंदर नहीं घुस सकते, किसको यहाँ से? गार्ड ने घमंड से कहा। अपनी औकात भूल गए। विक्रम ने सीधा वार किया। एक मुक्का चला, धाड़। गार्ड उछला और जमीन पर जा गिरा। फिर वो और रणवीर सीधे लॉबी में घुस गए। रिसेप्शनिस्ट अपनी मॉनिटर के पीछे छुपी बैठी थी, नाखूनों पर पॉलिश लगा रही थी। शोर सुनकर ऊपर देखा तो सांस रुक गई। गार्ड को मारने की हिम्मत की, जानते भी हो ये जगह क्या है? चुप रहो, विक्रम गरजा। उसकी बुरी प्राण शक्ति फैल गई। रिसेप्शनिस्ट डर से खामोश हो गई। अपने बॉस से मिलवाओ, रणवीर ने उदासीन लहजे में कहा। हमारे सीईओ मशहूर दुर्गेश दत्ता हैं, इच्छा होने से कोई भी मिल नहीं सकता। उसकी बात खत्म होते ही रणवीर के पैरों तले फर्श की टाइलें एक एक कर चटकने लगीं। चट चट चट, जैसे आग में तपी टाइलें दरारे रिसेप्शन डेस्क तक दौड़ गईं। इस रिसेप्शनिस्ट कांप उठी, चेहरा खून की तरह सफेद। अब मिल सकते हैं? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ हाँ, वो हकलाते हुए बोली। तुरंत रास्ता दिखाने लगी। लिफ्ट में वो पीट करके भी नहीं देख रही थी। धातु की दीवार में उसकी परछाई भी उसे डराने लगी थी। जल्दी ही लिफ्ट 20वीं मंजिल पर रुकी। दुर्गेश दत्ता का ऑफिस यही था, जो पूरे दिल्ली पर नजर रखता था। उसी वक्त ऑफिस में एक जवान औरत काले बिजनेस सूट और ग्रे स्टॉकिंग्स में, ऊंची एड़ी की सैंडल पहने दुर्गेश दत्ता की गोद में बैठी थी उसकी निजी सेक्रेटरी। दत्ता सर, जब आप पूर्व देश की सारी रायचंद कंपनियों को कुचल देंगे, तब आप पूर्व देश के नंबर 1 बादशाह बन जाएंगे। तब मुझे अच्छे से रखिएगा। उसकी मीठी आवाज लुभाती हुई थी। वो गोद में हिल रही थी, अपना बदन दिखाते हुए। हाँ हाँ, जब मैं ऊपर उठूंगा तो तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। जल्दी करो मेरी मदद, दुर्गेश दत्ता गर्मजोशी से बोला। डिंग लिंग लिंग, तभी डोरबेल बजी। दुर्गेश दत्ता चौंक उठे। दत्ता सर, मैं फ्रंट डेस्क शम्मी हूँ। इंटरकॉम से आवाज आई। अरे सिर्फ फ्रंट डेस्क है। दुर्गेश दत्ता ने सांस छोड़ी, चेहरा फिर ठंडा हो गया। क्या बात है? कोई आपसे मिलने आया है, रिसेप्शनिस्ट घबराते हुए बोली। मैं व्यस्त हूँ, कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार करने को कहो।
दुर्गेश दत्ता ने चिढ़कर कहा, वो आग बबूला थे, राहत चाहिए थी, मिलने का टाइम नहीं। धाड़, अगले ही पल दरवाजा उड़ गया, कांच के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। इस धमाके से दुर्गेश दत्ता डर के मारे लगभग नामर्द हो गए। सेक्रेटरी गोद से कूदी, जल्दी से कपड़े ठीक करने लगी। नहीं सोचा था कि पूर्व देश के मशहूर दत्ता साहब इतनी उम्र में भी ऐसे शौक रखते हैं, रणवीर रायचंद ने ठंडे लहजे में कहा। दुर्गेश दत्ता ने सिर उठाया, आंखें डर से भर गईं। रणवीर रायचंद, ऑफिस में चीख गूंजी। सेक्रेटरी और रिसेप्शनिस्ट दोनों ने मुंह पर हाथ रख लिया, आंखें डर से फैली हुईं। सच में रणवीर रायचंद, नाम कोई और भी रख सकता है, लेकिन जो यहाँ घुसकर सीईओ का दरवाजा उड़ा दे, वो सिर्फ दिल्ली के रायचंद परिवार का रणवीर रायचंद हो सकता है, वर्तमान मुखिया। वही जिसने 7 बड़े परिवारों को एक झटके में मिटा दिया और उनकी सारी संपत्ति निगल ली, अब पूर्व देश का निर्विवाद नंबर 1 बादशाह। यहाँ क्या करने आए हो? दुर्गेश दत्ता ने कपड़े ठीक करते हुए गंभीर स्वर में पूछा। कल तुम्हारे बेटे ने मेरी बात पहुंचाई नहीं? रणवीर ने ठंडे लहजे में पूछा। मुझसे 25,000 करोड़ मांगने आए हो? दुर्गेश दत्ता का चेहरा बदल गया। रणवीर ने सिर हिलाया। मैं तेरी जान लेने आया हूँ। ये शब्द गिरते ही दुर्गेश दत्ता का दिल बर्फ हो गया, जैसे मौत का फरमान सुनाया गया हो। रणवीर सर, बैठिए, एक बात कर लेते हैं। कल जो कहना था वो तुम्हारे बेटे से कह दिया था, आज खुद आया हूँ तुम्हें रुखसत करने। रणवीर ने हल्के से इशारा किया। साएं। विक्रम सीधा दुर्गेश दत्ता की ओर बढ़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मुझे मत मारो। दुर्गेश दत्ता पूरी तरह घबरा गए। पूर्व देश का मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह तो क्या हुआ, मौत के सामने वो तुरंत पस्त हो गए, घमंड का नामो निशान नहीं रहा। सबसे बुरी बात, जो उन्हें मारने वाला था वो रणवीर रायचंद था, राक्षस देवता का पर्याय। दुर्गेश दत्ता के पास 100 गुना हिम्मत भी होती तो भी रणवीर के सामने शांत नहीं रह सकते थे। माफ करना, ये सब तुमने खुद बुलाया है, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। अब वो दुर्गेश दत्ता के ठीक सामने था। धड़ाम से दुर्गेश दत्ता डर के मारे गिर पड़े, बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगे। रणवीर सर, कल आपने 2 रास्ते दिए थे, एक था 25,000 करोड़ का मुआवजा, मैंने कभी कहा नहीं कि नहीं दूंगा। अभी मत मारो, मैं विनती करता हूँ। कल मैंने 2 रास्ते दिए थे, लेकिन तुमने समय पर रवैया नहीं दिखाया। अब मुआवजे का रास्ता बंद है, सिर्फ एक रास्ता बचा है, मौत। रणवीर ने ठंडे लहजे में कहा। विक्रम, कर दो, अलविदा। विक्रम ने हाथ उठाया, एक झटके में दुर्गेश दत्ता का काम तमाम हो जाता। रुको, दुर्गेश दत्ता ने अचानक चीख मारकर कहा। रणवीर रायचंद, उड़ान ग्रुप ने सिर्फ तुम्हारी कंपनियों से सहयोग करने से इनकार किया है, क्या इसके लिए मुझे मारना जरूरी है? अगर मैं ये बात केंद्र तक पहुंचाऊं तो ऊपर वाले जरूर आदमी भेजकर तुम्हें दबाएंगे। मैं ज्यादा कर रहा हूं। रणवीर ने ठठाकर हंसी सुनी। तुम्हारे उड़ान ग्रुप ने तयशुदा अनुबंध तोड़ा, मेरे उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचाया और मौका देखकर कीमतें 5 गुना कर दी। ये ज्यादा नहीं है, हमारे पास मजबूरी थी, हाल ही में कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं। सहयोग करते तो भी बना नहीं पाते, दुर्गेश दत्ता ने कमजोर स्वर में कहा। सच तो मेरी जांच में क्यों पता चला कि कच्चा माल भरपूर है और तुम कच्चा माल संघ के चेयरमैन होने के नाते खुद कीमतें तय करते हो। कोई कमी नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, रणवीर ने कहा, आंखें दुर्गेश दत्ता पर जमी हुई। अध्याय 157, एक खेल। दुर्गेश दत्ता को लगा कि इस जवान लड़के रणवीर रायचंद के सामने उनकी दशकों की जंगलों की तजुर्बा पूरी तरह पारदर्शी है और उनका चेहरा बुरी तरह बदल गया। वो चेयरमैन होने की वजह से मुझे कच्चे माल की स्थिति अच्छे से पता है। सच में कमी है। दुर्गेश दत्ता की बात पूरी होने से पहले रणवीर ने सीधा आदेश दिया, विक्रम, इसका एक हाथ अपाहिज कर दो। हाँ, विक्रम ने तुरंत वार किया। नहीं, मैं झूठ बोल रहा था, मैं गलत था। दुर्गेश दत्ता ने जल्दी से रहम मांगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चटाक, एक कड़क आवाज के साथ विक्रम ने दुर्गेश दत्ता की बाजू मोड़ दी। आह, दुर्गेश दत्ता दर्द से चीख उठे, पसीना छूट गया। रिसेप्शनिस्ट और सेक्रेटरी डर के मारे पीछे सट गईं, दीवार से चिपककर कांप रही थीं। दुर्गेश दत्ता ने दशकों तक व्यापार जगत में राज किया था, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के बड़े नाम थे, बहुत सम्मान था। लेकिन अब एक बाजू अपाहिज, बहुत डरावना। रणवीर रायचंद के सामने दुर्गेश दत्ता कीड़े जैसे लग रहे थे। अब सच बोल सकते हो? रणवीर ने पूछा। हाँ हाँ, दुर्गेश दत्ता ने बुरी तरह सिर हिलाया। तो बताओ, ठाकुर ग्रुप का क्या मामला है? रणवीर ने पूछा। तुम्हें ठाकुर ग्रुप के बारे में पता है? दुर्गेश दत्ता का चेहरा बुरी तरह बदल गया। देखो तुम क्या बोलते हो, अगर जरा भी झूठ बोला तो अंजाम खुद भुगतोगे, रणवीर ने चेतावनी दी। समझ गया, दुर्गेश दत्ता ने सिर हिलाया। रणवीर का चेहरा देखकर उन्हें लगा कि वो पहले से ही ठाकुर ग्रुप से उनकी सांठगांठ जानते हैं। छुपाना नामुमकिन, वरना जरूर मर जाएंगे। मधुपुर के ठाकुर ग्रुप ने खुद मुझसे संपर्क किया था, व्यापार जगत में आगे बढ़ने और तुम्हारे नाम की इंडस्ट्री से निपटने के लिए सहयोग करने को कहा। मैंने पहले मना किया था, लेकिन ठाकुर
ग्रुप ने जो मुनाफा ऑफर किया वो बहुत लुभावना था। उन्होंने वादा किया कि अगर मैं ये काम ठीक से कर लूँ तो बाकी कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाद में पूर्व देश की तुम्हारी सारी इंडस्ट्रीज हमें मिल जाएंगी, साथ ही मधुपुर का पूरा बाजार। दुर्गेश दत्ता ने सच कबूल कर लिया। जैसा सोचा था, ठाकुर ग्रुप ने ही शुरू किया था। रणवीर की आंखों में तेज चमक आए। तुरंत दुर्गेश दत्ता को घूरते हुए, पूर्व देश में मेरे खिलाफ ऐसे साजिश रचने की हिम्मत की, मौत से नहीं डरते हैं। दुर्गेश दत्ता ने बुरी तरह सिर हिलाया, लेकिन ठाकुर ग्रुप वालों ने कहा था कि ये सिर्फ व्यापारिक चालें हैं, तुम बल प्रयोग नहीं करोगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि उनके पास ढेर सारे विशेषज्ञ हैं, अगर तुम सच में हद पार करो तो भी वो तुम्हें दबा देंगे। यहाँ तक कहा कि उनका तार स्वर्ग तक है और केंद्र तुम्हें यूं ही नहीं उन्मत्त होने देगा। ये लोग मेरे इरादे तक अनुमान लगा सकते हैं। रणवीर की आंखों में तिरस्कार झलका। एक ठाकुर ग्रुप के पास इतनी ताकत कैसे? पीछे से रायली कैपिटल का सहारा है बस। लेकिन जयपुर में रायली कैपिटल ने जो जाल बिछाया था वो भी उनके हमले में चूर चूर हो गया था। अब फिर वापसी करके इस तरीके से निपटना चाहते हैं। बस ख्याली पुलाव है। अफसोस कि तुम दुर्गेश दत्ता ने दशकों तक व्यापार जगत में राज किया, थोड़े से लालच में आकर खुद को तोप का गोला बनवा लिया। रणवीर ने जोर से कहा। तोप का गोला? दुर्गेश दत्ता स्तब्ध रह गए। उन्हें अंदर की बात कुछ पता नहीं था, लेकिन इस वक्त कुछ और सोचने की फुर्सत नहीं। वो सीधे जमीन पर घुटने टेककर सर पर माथा टेकने लगे। रणवीर सर, चूंकि मैं तोप का गोला हूं तो मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि अब ठाकुर ग्रुप से सहयोग नहीं करूंगा। तुमसे तुरंत सहयोग करूंगा। तुम्हें खत्म करके भी मैं उड़ान ग्रुप को काबू में ले सकता हूं और ये सब कर सकता हूं, है ना? रणवीर ने व्यंग्य से कहा। ये सुनकर दुर्गेश दत्ता का चेहरा जम गया। फिर वो और जोर से माथा टेकने लगे। धड़ 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 उनका सिर बार बार जमीन से टकरा रहा था, खून लग गया। रणवीर सर, मैं लालच में अंधा होकर ठाकुर ग्रुप की बात मान गया। मुझे कीड़ा समझकर छोड़ दो। अगर दुर्गेश दत्ता को पता होता कि रणवीर रायचंद को छेड़ने का अंजाम इतना भयानक होगा तो मार खाकर भी ठाकुर ग्रुप की नहीं सुनते। बल प्रयोग नहीं करेंगे, बकवास। सीधे दरवाजे पर आ गए। कोई फायदा नहीं मिला और जान पर बन आए। एक काम करो तो तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, रणवीर ने उदासीन लहजे में कहा। रणवीर सर बोलिए, मैं आग में कूदने को भी तैयार हूँ। दुर्गेश दत्ता बहुत उत्साहित हो उठे। रणवीर ने सेक्रेटरी और रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। रिसेप्शनिस्ट और सेक्रेटरी ने राहत की सांस ली, धन्यवाद कहते हुए भागी। ऊंची एड़ी की सैंडल भी गिर गई। ये जगह तो नरक थी और रणवीर रायचंद नरक के यमराज। उनके सामने एक पल भी रहना बड़ी यातना थी। बेकार लोग निकल जाने के बाद रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, ठाकुर ग्रुप के जिम्मेदार व्यक्ति से मेरे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करो और कहो कि काम लगभग हो गया। दुर्गेश दत्ता एक पल को स्तब्ध रह गए। बस इतना सा? हाँ, और मेरी तुमसे मुलाकात को ठाकुर ग्रुप से बिल्कुल गुप्त रखना। अगर जरा भी लीक किया तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा, रणवीर ने ठंडे लहजे में कहा। इस दुर्गेश दत्ता ने सांस खींची और जल्दी से वादा किया, जरूर करूंगा। उम्मीद है कल रात से पहले ठाकुर ग्रुप का जिम्मेदार व्यक्ति दिख जाए। अगर नहीं आया तो तुम फिर भी मरोगे। रणवीर ने ये बात छोड़कर विक्रम के साथ वहां से चले गए। तब जाकर दुर्गेश दत्ता जमीन से उठे। उनके कपड़े पसीने से तर थे। रणवीर रायचंद बहुत डरावने थे। उन्हें इतना पछतावा हो रहा था कि आंखें हरी हो गईं। उन्होंने हिम्मत कैसे की उन्हें छेड़ने की। तुरंत उन्होंने अस्पताल को फोन किया और दिव्यांश दत्ता को भी सूचना दी। उड़ान बिल्डिंग के नीचे कार में बैठते ही विक्रम ने हैरानी से पूछा, हॉल मास्टर, जब पता चल गया कि ठाकुर ग्रुप के पीछे रायली कैपिटल है तो सीधे मधुपुर जाकर ठाकुर ग्रुप को क्यों नहीं मिटा देते, फिर आराम से रायली कैपिटल से निपटते। रुद्रधाम और छाया संप्रदाय दोनों के पास इतनी ताकत है। भले रायली कैपिटल के पीछे रायली परिवार हो, फिर भी डर नहीं। विक्रम, कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ बल से नहीं सुलझती, रणवीर ने गंभीरता से कहा। उनकी ताकत से ठाकुर ग्रुप और उसके पीछे की रायली कैपिटल को आसानी से मिटा सकते हैं, लेकिन रायली कैपिटल आर्यावर्त में इतनी गहरी पैठ कैसे बना पाए? जैसा ठाकुर ग्रुप ने दुर्गेश दत्ता से कहा था, उनका तार स्वर्ग तक है और गारंटी दी कि केंद्र उन्हें यूं ही नहीं उन्मत्त होने देगा। रणवीर को बिल्कुल यकीन नहीं कि रायली के पास आर्यावर्त में साझेदार नहीं है। वो साझेदार बहुत ताकतवर होगा और केंद्र में भी गहरी जड़ें होंगी। अगर एक झटके में ठाकुर ग्रुप और रायली को मिटा दिया तो वो बड़ी मछली सीधे छुप जाएगी और वो छू भी नहीं पाएंगे। रणवीर ने विक्रम को अपनी ये आशंकाएं बताईं तो विक्रम की आंखें बहुत चौड़ी हो गईं। आर्यावर्त में कोई बड़ा गद्दार है। सब सिर्फ मेरी आशंका है, अभी पक्का नहीं कह सकते। रणवीर ने गारंटी नहीं दी, वरना उड़ान ग्रुप से ठाकुर ग्रुप के जिम्मेदार से मिलने का बंदोबस्त न करवाते। वो इसी तरीके से सांप को बिल से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। और मुझे एक बात पर भी शक है, रायली कैपिटल ने जयपुर खोया और सिर्फ 1-2 दिन बाद ही मधुपुर में ठाकुर ग्रुप को सहारा देकर पूर्व देश में मेरी इंडस्ट्री से निपटने लगा।
थोड़ा जल्दबाजी नहीं है, रायली कैपिटल बदला लेने को बेचैन है, इसमें क्या शक? विक्रम ने हैरानी से पूछा। रणवीर ने सिर हिलाया। जयपुर में रायली कैपिटल ने सिर्फ जयपुर पर कब्जा और रघुवीर रायचंद जी की मनी से जुड़ा राज खोया। सिर्फ ये दो चीजें उन्हें इतना बेचैन करने के लिए काफी नहीं। इनके अलावा तरुण नागपाल भी था। क्या लगता है वो रायली कैपिटल के लिए जरूरी था या नागपाल परिवार के लिए? विक्रम की आंखें तेज चमकी और उन्हें सब समझ आ गया। इस साजिश के पीछे नागपाल परिवार है। रणवीर ने सिर हिलाया। सटीक कहें तो नागपाल परिवार रायली कैपिटल का इस्तेमाल करके बदला ले रहा है। बहुत भोले हैं ना, ऐसे छोटे छोटे हथकंडों से हमें निपटाना चाहते हैं। व्यापार में जीत भी गए तो क्या, हमें मार नहीं सकते? विक्रम ने तिरस्कार से कहा। यह सिर्फ एक बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरा रक्तचंद्र संगठन अब आर्यावर्त में है, रणवीर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, पुतलियों में चमक के साथ। अध्याय 158 ठाकुर ग्रुप का आगमन। विक्रम की आंखों में सदमा झलका। रक्तचंद्र शक देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है और तलवार शैली का सबसे मशहूर संगठन, ताक बहुत है और विश्व के काले बाजार में बड़ा नाम। हमसे निपटने के लिए पूरा संगठन उखड़कर आर्यावर्त आ गया। क्या दांव है? लेकिन रुद्रधाम के सामने रक्तचंद्र कुछ भी नहीं। उस नागपाल युवक को मारना एक चेतावनी थी। अगर नागपाल परिवार फिर भी रक्तचंद्र भेजकर हमारा विरोध करता है तो उन्हें पूरी तरह मिटा देंगे, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। उड़ान ग्रुप से ठाकुर ग्रुप के साथ मिलने का बंदोबस्त करवाओ। उनके जिम्मेदार व्यक्ति से मिलेंगे तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, रणवीर ने कहा। इंजन चालू हुआ और कार वहां से निकल गई। रणवीर शंकर काका से मिलने और उनकी तबीयत देखने का इरादा कर रहे थे। जल्दी ही दिल्ली ऑर्थोपेडिक अस्पताल में दिव्यांश दत्ता खबर सुनकर अपने बाप से मिलने दौड़ा आया। पापा, आपको ये चोट कैसे लगी? बाप के हाथ पर पट्टी देखकर दिव्यांश दत्ता स्तब्ध रह गया। हम गलत थे, बहुत बड़ी गलती की। रणवीर रायचंद को कभी नहीं छेड़ना चाहिए था। अभी जाओ, अनन्या शर्मा से मिलो और अनुबंध पर साइन करो। घाटा सहकर भी उनका ऑर्डर पूरा करो, दुर्गेश दत्ता ने बेचैनी से कहा। दिव्यांश दत्ता की पुतलियां सिकुड़ गईं। पापा, हुआ क्या? रणवीर रायचंद दरवाजे पर आए थे, मैं उनके हाथों मरते मरते बचा। दुर्गेश दत्ता ने जल्दी से सब बताया, फिर गर्जे, दिव्यांश, रणवीर रायचंद की बात मानो, ठाकुर ग्रुप को सूचना दो और उनके बड़े आदमी को जरूर बुलाओ। अगर ये नहीं सुलझा तो हम सब मर जाएंगे और उड़ान ग्रुप खत्म। रणवीर की डेडलाइन कल रात थी। आज गिनकर सिर्फ 2 दिन, समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं। पापा, हमारे पीछे ठाकुर ग्रुप है। रणवीर रायचंद से अभी भी डरें। दिव्यांश अन्ना था। डरते हैं बेटा, तुम्हें पता नहीं रणवीर रायचंद कितने डरावने हैं। व्यापार में हरा भी दिया तो जान जाएगी। अगर तुमने अनन्या शर्मा को नहीं छेड़ा होता तो शायद बात इतनी न बिगड़ती। अब कोई मौका नहीं, दुर्गेश दत्ता गरजे। लेकिन दिव्यांश हिचकिचाया। बहस बंद, जाओ अभी, दुर्गेश दत्ता ने डांटा। साला, दिव्यांश बड़बड़ाता हुआ वार्ड से निकल गया। अस्पताल के पार्किंग में दिव्यांश अभी भी गुस्से में था। पापा की बातें चुभ रही थीं। मेरी कोई गलती नहीं, रणवीर रायचंद ने डरा दिया तो तुम हिम्मत हार गए। ठाकुर ग्रुप वाले मूर्ख नहीं, अगर ताकत न होती तो रणवीर रायचंद से भिड़ंत की हिम्मत करते। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। खुद से जूझते हुए दिव्यांश ने दांत पीसे और एक नंबर डायल किया। मुझे यशवंत ठाकुर से बात करनी है, बड़ी बात है। सेक्रेटरी से बात करके थोड़ी देर बाद एक आदमी लाइन पर आया। मैं यशवंत ठाकुर बोल रहा हूँ। क्या बात? यशवंत ठाकुर का नाम सुनते ही दिव्यांश का दिल धक से रह गया। ये ठाकुर ग्रुप के संस्थापक थे, मधुपुर के ठाकुर परिवार के मुखिया, इलाके की बड़ी ताकत। दिव्यांश ने गहरी सांस ली। वो जो कहने वाला था वो उड़ान ग्रुप की जिंदगी मौत का सवाल था। आखिरी बार दांत पीसकर बोला, ठाकुर सर, रणवीर रायचंद ने दस्तक दे दी है। फिर कांपती आवाज में सब बता दिया। बहुत अच्छा किया, तुमने अपने बाप को भी पीछे छोड़ दिया। मैं अभी संभालता हूँ। जैसे ही रणवीर रायचंद मर जाएगा मैं तुम्हें ठाकुर ग्रुप सौंप दूंगा। ठाकुर ग्रुप मुझे सौंपेंगे? ये सुनकर दिव्यांश की आंखें चमक उठी। ऐसा सपना भी नहीं देखा था। फोन रखकर वो काफी देर तक शांत नहीं हो सका। बूढ़े, तुम डर गए और बीच में हार मान ली। अब मैं काम पूरा करूंगा। अगर कामयाब हुआ तो तुम्हारी रिटायरमेंट की बारी है। उड़ान ग्रुप मैं संभालूंगा। रणवीर रायचंद के जाते ही मैं पूर्व देश का सबसे चमकता जवान प्रतिभा बन जाऊंगा। ये सोचकर दिव्यांश पागलों जैसी हंसी हंसने लगा। एक दिन बाद दुर्गेश दत्ता ने खबर भेजी, ठाकुर ग्रुप के संस्थापक यशवंत ठाकुर खुद पूर्व देश आ गए हैं और जगह तय है। खबर मिलते ही रणवीर ने आदेश दिया, ठाकुर ग्रुप आ गया है, चलो मिलते हैं। इस बार वो विक्रम और करण को साथ ले गए। लोहित और साया रूही की सुरक्षा में रह गए। बाकी सब अपनी जगह पर। सिर्फ ठाकुर ग्रुप के बॉस से मिलना था, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं। सिर्फ 3 लोग, लेकिन हजारों के बराबर। 1 घंटे बाद तीनों उस जगह पहुंचे। बगीचा पर्वत विला, दिल्ली के बाहरी इलाके में खूबसूरत जंगल पार्क के पास।
जैसे ही उतरे, एक ऑडी A8 आए और दुर्गेश दत्ता बाहर निकले, हाथ पर अभी भी पट्टी थी। उनके पीछे दिव्यांश और 2 सहायक। रणवीर सर, आप आ गए। दुर्गेश दत्ता दौड़कर आए, चापलूसी भरे लहजे में। ठाकुर ग्रुप वाले कहाँ हैं? रणवीर ने पूछा। उन्होंने अभी मैसेज किया, विला के अंदर पहले से हैं। इतनी दूर की जगह चुनकर, शहर से 1 घंटे की दूरी, कुछ गड़बड़ तो नहीं? विक्रम ने ठंडे स्वर में पूछा। मैंने नहीं चुनी, ठाकुर ग्रुप ने चुनी, वो सतर्क हैं। दुर्गेश दत्ता ने जल्दी से सफाई दी। चलो अंदर चलते हैं। ये कहते हुए रणवीर ने दिव्यांश की ओर देखा। सिर्फ वो एक नज़र दिव्यांश का दिल दहला गई, उसे लगा पकड़ा गया। सौभाग्य से रणवीर बस मुड़े और विला में चल दिए। दिव्यांश ने राहत की सांस ली। उस पल उसके हाथ पसीने से तर थे। सब अंदर घुसे और वेटर के पीछे एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। दरवाजे पर 2 काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड खड़े थे। उदासीन नजर डाली लेकिन कुछ बोले नहीं। वेटर ने दरवाजा खोला तो अंदर बड़ा हॉल था। चौकोर टेबल के पीछे चांदी जैसे बालों वाला बूढ़ा बैठा था। ग्रे मंदारिन कॉलर शर्ट में, दुबला पतला लेकिन मजबूत, कठोरता झलक रही थी। स्वागत है, उसने कहा, नजरें रणवीर के ग्रुप पर जमी हुई। यशवंत ठाकुर कहाँ हैं? दुर्गेश दत्ता ने हैरानी से पूछा। ठाकुर सर व्यस्त हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। चांदी बालों वाले बूढ़े ने शांत स्वर में कहा। ठाकुर सर ने मुझे धोखा दिया, दुर्गेश दत्ता ने मुंह से निकाल दिया। तुमने भी तो उन्हें धोखा दिया ना। सब लगभग हो गया कहकर रणवीर रायचंद के साथ खड़े हो। अगर हमारा जोरावर ठाकुर आता तो सीधे जाल में फंस जाता। चांदी बालों वाले बूढ़े ने व्यंग्य से कहा। ये शब्द गिरते ही हॉल का माहौल तलवार जैसा तन गया। विक्रम की आंखों में हत्या की चमक आए और उसने दुर्गेश दत्ता को घूरा। तुमने हमें फंसाने की हिम्मत की। दुर्गेश दत्ता घबरा गए। मैंने सिर्फ रणवीर सर की बात मानी थी। तो अभी उसने जो कहा उसका क्या मतलब? विक्रम ने पूछा। अध्याय 159, सिर्फ ताकत से बात करो। रणवीर सर, मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं बदला और मुझे कुछ पता भी नहीं। दुर्गेश दत्ता इतने डरे कि शब्द उलझ गए। उनकी आवाज गिरते ही दरवाजे पर काले कपड़ों वाले आदमियों का झुंड उमड़ आया, हर राइफल का निशाना अंदर की ओर। यहाँ तक कि हॉल के आसपास की खिड़कियां भी खुल गईं, हर खिड़की पर काले कपड़ों वाला बंदूकधारी सीधा निशाना साधे हुए। और अभी भी इनकार करते हो? विक्रम गरजा। दुर्गेश दत्ता रोने को हो आए। मुझे सच में कुछ पता नहीं। देखते हैं मैं तुम पर यकीन करता हूं या नहीं, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा और दुर्गेश दत्ता को खत्म करने को आगे बढ़ा। रणवीर ने अचानक हाथ उठाकर विक्रम को रोका। अभी दुर्गेश दत्ता को दबाने से कोई फायदा नहीं, असली दुश्मन ठाकुर ग्रुप था। चांदी बालों वाले बूढ़े को ठंडी नजरों से घूरते हुए रणवीर ने पूछा, यशवंत ठाकुर नहीं आए, तुम ठाकुर ग्रुप की ओर से बोलने के योग्य हो। ये बूढ़ा बलदेव ठाकुर है, ठाकुर परिवार का नंबर 1 विशेषज्ञ। कहो योग्य हूँ, बूढ़े ने घमंड भरे तिरस्कार से कहा। अच्छा, काफी है, सीधे बताओ, रायली ने कहा था या नागपाल परिवार ने कि मेरे खिलाफ हाथ उठाओ? बलदेव ठाकुर की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो अविश्वास से रणवीर को घूरने लगे। ये आदमी सब कैसे जानता है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मेरे मालिक ने सिर्फ इतना संदेश दिया है, ठाकुर परिवार को पूर्व देश की इंडस्ट्रीज पसंद आ गई हैं। क्या रणवीर सर कृपा करके रास्ता छोड़ेंगे? अच्छा, अगर तुम में इतनी ताकत हो तो। ये शब्द गिरते ही रणवीर से बाढ़ जैसी प्राण शक्ति फट पड़ी, सब कुछ रौंदते हुए। धार चटाक, 1 गज लंबी लकड़ी की मजबूत टेबल उस दबाव से चूर चूर हो गई। बलदेव ठाकुर का चेहरा बदल गया। उन्हें नहीं सोचा था कि रणवीर इतनी अचानक और इतनी भयंकर चाल चलेंगे। आसपास के बंदूकधारियों को हवा में उड़ा रहे थे। कितना पागलपन भरा घमंड। गोली चलाओ, सबको मार डालो, बलदेव ठाकुर ने तुरंत आदेश दिया। भले वो ठाकुर परिवार के नंबर 1 विशेषज्ञ थे, लेकिन सामने वाला रुद्रधाम का मालिक था, वही जिसने पूर्व देश के सबसे ताकतवर योद्धा को मार डाला था। सीधा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए पहले गोली चलवाने का हुक्म दिया। करण, इन कीड़ों को साफ करो। विक्रम गरजा। वो और करण बंदूकधारियों पर टूट पड़े। भले उनकी साधना प्राण शक्ति से गोली नहीं रोक सकती थी जैसे रणवीर करते थे, लेकिन वो बिजली जैसे तेज थे। गोलियां पास से गुजरती लेकिन छूती नहीं। फटफट, पलक झपकते ही उन्होंने दरवाजे वाले बंदूकधारियों को मार गिराया, उनके हथियार छीन लिए और बाकियों पर निशाना साधने लगे। फट फट फट, अनगिनत जंगलों में तपे उनके निशाने बेमिसाल थे। लगभग हर गोली लग रही थी। वो कम ही बंदूक इस्तेमाल करते थे क्योंकि प्राण स्तर से ऊपर के योद्धाओं के खिलाफ पिस्तौल की सटीकता कम हो जाती थी। शक्ति राजा स्तर के मास्टर के सामने लगभग बेकार, शक्ति देव स्तर के लिए साधारण हथियार का चरा, लेकिन इन साधारण गुंडों के खिलाफ घातकता काफी थी। हॉल में अफरा तफरी मच गई, गोलियां सर पर से गुजर रही थीं। दुर्गेश दत्ता जमीन से लिपटकर बाहर की ओर रेंग रहे थे। दिव्यांश, मेरी मदद कर, वो चीखे। दिव्यांश ने जवाब नहीं दिया, मौका देखकर बाहर भाग निकला। तू हरामी, अपने बाप को छोड़कर भागा, दुर्गेश दत्ता चीखे। दिव्यांश ने पीछे मुड़कर ठंडी नजर से रेंगते बूढ़े को देखा, चेहरे पर क्रूर मुस्कान आई।
बूढ़े, तुम बहुत जी लिए, अगर मर गए तो परिवार की संपत्ति जल्दी मिल जाएगी। वो मुड़ा, विला का गेट जोर से बंद किया और चला गया। रणवीर रायचंद, तुम सब वहीं मरो। हॉल के अंदर विक्रम और करण बंदूकधारियों को संभाल रहे थे, इसलिए रणवीर को पीठ की चिंता नहीं थी। जैसे ही बलदेव ठाकुर ने आदेश दिया, रणवीर भूखे शेर जैसे आगे झपटे, पैरों तले फर्श चटकने लगा। चट चट, जहां पैर पड़ रहे थे टाइलें चूर हो रही थीं। साए पल भर में दूरी खत्म और सीधा मुक्का बलदेव ठाकुर पर चला। प्राण शक्ति उफन पड़ी, हवा चीरती हुई, भयंकर ताकतवर। साए, उस मुक्के के दबाव से बलदेव ठाकुर के कपड़े फड़फड़ाने लगे और बाल पीछे उड़ने लगे। उन्होंने पास की कुर्सी छीनी और रणवीर के मुक्के पर जोर से दे मारी। धाड़, रणवीर का मुक्का सीधा कुर्सी को चीरता हुआ आगे बढ़ा। कुर्सी चूर चूर हो गई और रुकने का नाम नहीं लिया। कुछ नहीं रोक सकता था, सीधा बलदेव ठाकुर पर। हिस, बलदेव ठाकुर का दिल धक से रह गया। ये इंसान है भी, ऐसी डरावनी ताकत। उन्हें पता था रणवीर ताकतवर हैं और लापरवाही नहीं बरत रहे थे, लेकिन इतने ताकतवर की कल्पना नहीं की थी। बिना देर किए उन्होंने खुद का मुक्का आगे बढ़ाया। धाड़, दो मुंह के विशाल पत्थरों जैसे टकराए, हवा तक कांप गई। बलदेव ठाकुर का चेहरा विकृत हो गया, एक अजय जंगली ताकत उनके शरीर में घुस आई। बाजू की नसें उभर आईं, फिर खून के साथ फट गईं। चट चट, हड्डियों के चटकने की कड़क आवाज आई क्योंकि उनकी बाजू चूर चूर हो गई। धाड़, हिस, बेकाबू प्राण शक्ति और अंदर घुसकर नसों को तहस नहस करने लगी, अंगों में आग लगा दी। उग, उनके मुंह से खून उछला। प्राण स्तर का चरम, शक्ति राजा स्तर भी नहीं, और मेरे सामने घमंड। हिम्मत कहां से आए? रणवीर ने व्यंग्य से कहा, फिर एक और अजेय मुक्का बलदेव ठाकुर की छाती पर चलाया। बलदेव ठाकुर का शरीर दीवार से टकराया, 70% हड्डियां चूर हो गईं। ठाकुर परिवार का कोई भी पूर्व देश में पंजा नहीं मारना चाहिए था, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा और उन्हें खत्म करने आगे बढ़े। साए साए, अचानक दो तीखी सीटियां गूंजीं। ऊपर से दो रस्सियां गिरीं, रणवीर की बाजुओं में फंस गईं। उस पल उनकी बाजुएं बंध गईं, जोर की झटके से रस्सियां कस गईं, बाजुएं शरीर से चिपक गईं। रणवीर रायचंद, हमें पता था कि तुम दुर्गेश दत्ता से हमें पूर्व देश बुलवाओगे, इसलिए सबसे बुरे हालात के लिए तैयार थे, आज तुम मरोगे। बलदेव ठाकुर ने खून उगलते हुए कहा। रणवीर ने उन्हें नजरअंदाज किया, सिर ऊपर उठाया। छत पर दो काले कपड़ों वाले आदमी चिपके हुए थे जैसे चमगादड़। वो अचानक नहीं आए थे, शुरू से यहाँ छुपे थे, लेकिन रणवीर ने अंदर आते वक्त उन्हें महसूस नहीं किया था। छुपने की कला, उन्होंने आंखें सिकुड़ी। शक देश की उच्च कोटि की गुप्त कला। रक्तचंद्र, उन्हें तुरंत समझ आ गया। साए साए, दो रस्सियां ऊपर की ओर जोर से खींची। रणवीर पूरी तरह जमीन से ऊपर उठ गए, हवा में लटक गए। काले कपड़ों वालों में से एक रस्सी से नीचे सरका, हाथ में चमकती छुरी लेकर रणवीर को मारने को तैयार। अध्याय 160, खूनी तांडव। हॉल मास्टर, विक्रम चीखा, आंखें लाल हो गईं और वो बचाने दौड़ा। साए, अचानक एक गोली आए और सीधे विक्रम पर चली। सावधान, रणवीर ने कोने से आंख देखकर चीखा, लेकिन देर हो चुकी थी। विक्रम बचाने की जल्दबाजी में थे, कुछ और सोच ही नहीं रहे थे। गोली से बचना अब नामुमकिन था। वो बस आगे झपटे। धड़, गोली लगी, खून छलका। धाड़, वो जमीन पर गिरे, लुढ़के और जवाबी फायर किया। धाड़, खिड़की के बाहर एक दबी आवाज, उनका निशानेबाज मरकर गिरा। साला, विक्रम को गोली लगी देख रणवीर का गुस्सा फट पड़ा। उनके अंदर की असीम प्राण शक्ति ज्वालामुखी जैसे उबल पड़ी। पल भर में हत्या का इरादा आसमान छूने लगा। काले कपड़ों वाला आदमी पहले से ही उनके पास था, छुरी रणवीर के गले पर। उसके दिल में रोमांच था। रुद्रधाम के मालिक को अकेले मारने का नाम दुनिया में अमर हो जाता। लेकिन अगले ही पल वो स्तब्ध रह गया, अविश्वास से देखते हुए। कैसे? छुरी रणवीर के गले से एक बालिश दूर रुक गई, किसी अदृश्य ताकत ने रोक लिया। उसने छुरी पीछे खींची और फिर मारा। बेकार, रणवीर जैसे पारदर्शी कवच में लिपटे थे, स्टील भी नहीं छू सकती थी। मुझे मारने की कोशिश पूरी हुई, रणवीर ने बर्फ जैसे स्वर में पूछा। काले कपड़ों वाले के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में डर। धाड़, रणवीर के आसपास की विशाल प्राण शक्ति फट पड़ी, जैसे राक्षस देवता अपनी मुहर तोड़ रहा हो, हर दिशा में फैल गई। बाजुओं को बांधने वाली रस्सियां धूल में बदल गईं। धड़, काले कपड़ों वाला आदमी जमीन पर गिरा, वहीं मर गया। अरे यार, बलदेव ठाकुर चीखे, सदमे की लहर से डगमगा गए। वो रक्तचंद्र का वरिष्ठ सदस्य था, अर्धशक्ति राजा स्तर, छुपने की कला में माहिर, खुद से ज्यादा ताकतवर। सिर्फ प्राण शक्ति की लहर से मर गया। डरावना, रणवीर ने ऊपर देखा, छत वाले को घूरा। आखिरी काले कपड़ों वाले का दिल जोर से धड़का। रस्सियां चली गईं, रणवीर हवा में तैर रहे थे। ये कौन सा राक्षस है? तेरी बारी, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा और एक हथेली आगे बढ़ाए। काले कपड़ों वाले ने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की, बुरी तरह बचने लगा। पागलपन है, क्या कोई प्राण शक्ति की लहर से मारने वाले से सीधा भिड़ेगा? जिसे मैं मारना चाहूं वो नहीं बचता, शक देश का सबसे बड़ा निंजा भी नहीं।
उंगलियों से प्राण शक्ति फैली, जैसे शून्य को जमाने लगी। काले कपड़ों वाले की हरकतें धीमी पड़ गईं। पल भर में रणवीर की हथेली उनके सामने थी। हिस, उसने सांस खींची, हार कर छुरी से वार किया। खाली हाथ से छुरी कोई नहीं रोक सकता ना। चटाक, पल बाद काले कपड़ों वाला स्तब्ध रह गया। टूट गई, छुरी टूट गई। उस हथेली के नीचे वो सूखी पपड़ी जैसे चूर हो गई। हे भगवान, वो कांपा। मजबूरन सीधा मुकाबला करना पड़ा। धाड़, धमाके से उसकी बाजू टूट गई, खून उछला और वो नीचे गिरा। अभी सांसें चल रही थी, भागने की कोशिश करने लगा। युद्ध कला 7वां स्तर, शक्ति राजा स्तर का मास्टर। रणवीर ने चौंक कर कहा, 9 स्तरों में पहले 3 शक्ति अर्जित स्तर के योद्धा, 4, 5, 6 अंतरशक्ति स्तर के विशेषज्ञ। 7वें स्तर पर कदम रखते ही शक्ति राजा स्तर प्रारंभिक स्तर में भी 99% योद्धाओं से आगे। शक्ति राजा स्तर में पहुंचते ही सच में ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं। किसी भी साम्राज्य में डर का नाम। रक्तचंद्र जैसे संगठन के लिए शक्ति राजा स्तर का योद्धा कोर होता है किसी पुराने संप्रदाय के बुजुर्ग के बराबर। रक्तचंद्र ने पूरी ताकत लगा दी है, रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन तुम्हें मेरे लिए नहीं आना चाहिए था, या मेरे भाई को चोट पहुंचानी चाहिए थी। वो तलवार जैसे सीधे खड़े हुए और मुक्का चलाया। धाड़, मुक्का दीवार चीरता हुआ गया और उस शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञ को तुरंत खत्म कर दिया। बलदेव ठाकुर का दिल छाती से बाहर आने को था। प्राण शक्ति की लहर से अंतरशक्ति मास्टर को मारना पहले से ही अकल्पनीय था। अब ये रणवीर ने दीवार तोड़कर शक्ति राजा मास्टर को मिटा दिया। रुद्रधाम का मालिक, जो कभी राष्ट्र का मार्शल था, सच में इतना डरावना था। इसने बलदेव ठाकुर के पूरे विश्व दृष्टि को हिला दिया। रणवीर का मुक्का अभी भी दीवार में बाहर की ओर था, बिल्कुल साबुत। अचानक विला की छत से स्टील की चमक नीचे आई। हॉल के अंदर से रणवीर ने जैसे देख लिया, उन्होंने छीना और एक लंबी तलवार उनके हाथ में आ गई। धारा पहले तेज धार वाली, लेकिन हाथ नहीं कट रहा था। धाड़, उन्होंने दीवार तोड़ी, बाहर कदम रखा, तलवार उल्टी की और मुठ से छत पर वार किया। धड़, एक काले कपड़ों वाला आदमी तुरंत गिर पड़ा। छत पर दर्जन भर और थे, कुछ के पास बंदूकें, कुछ के पास तलवारें, सब घात में थे। अपने साथी को गिरते देख बाकी पागलों जैसी गोलियां चलाने लगे। जानते भी हो तुम किस पर गोली चला रहे हो? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। तलवार घुमाकर बचाव किया। झन झन झन, एक भी गोली नहीं लगी। हर गोली वापस लौट गई। फट फट फट, हर बंदूकधारी की आंखों के बीच गोली लगी और सब एक साथ गिर पड़े। तलवार वालों के पैर कांपने लगे। अगर गोलियां नहीं छू सकती तो क्या छू सकता है? हरामी, मारो इसे, एक ने गरज कर कहा। अपनी लंबी तलवार उठाए और तलवार की धार के साथ वार किया। वो बिजली जैसे तेज था, धार पर तलवार की चमक थी। एक और शक्ति राजा स्तर का मास्टर। प्राण शक्ति महसूस करके रणवीर ने बर्फ जैसे तिरस्कार से कहा। जैसे ही हमलावर पास आया, रणवीर ने तलवार खींची। झनाक, ठंडी चमक चली। उसी पल तलवार म्यान में वापस। शक्ति राजा मास्टर बीच वार में जम गया। मुझसे तलवारबाजी की हिम्मत, रणवीर ने सपाट स्वर में कहा। शब्द गिरते ही धाड़, शक्ति राजा मास्टर मरकर गिर पड़ा। बाकी हमला करने को तैयार लोग डर से सफेद पड़ गए। भूल जाओ, भागो। वो इधर उधर भागने लगे। रणवीर ने नजर भी नहीं डाली, बस तलवार ऊपर उठाई। साए साए, कई चमकदार चाप उड़े। हर भागते आदमी का गला कट गया। लड़ो या भागो, नतीजा एक, मौत। अध्याय 161। किसी को मत छोड़ो। इन लोगों को निपटाकर रणवीर विला में वापस आए। करण ने बाकी बंदूकधारियों को साफ कर दिया था और विक्रम के पास दौड़ा आया था। कैसा है? रणवीर ने पूछा। गोली शरीर से नहीं लगी, सीधे कंधे से आर पार हो गई। करण ने बताया। मुझे नहीं मार सकती, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, रणवीर ने सांस ली। करण को विक्रम की निगरानी का हुक्म दिया, फिर सीधे बलदेव ठाकुर की ओर बढ़े। मुझे मत मारो, बलदेव ठाकुर ने बिना हिचक रहम मांगा। चेहरा डर से हरा पड़ गया। रणवीर बाहर गए थे और साबुत वापस आए थे। सिर्फ एक ही नतीजा हो सकता था। सब छुपे विशेषज्ञ मिटा दिए गए थे और सिर्फ 2-3 मिनट में सब छुपे मास्टर मर चुके थे। डरावना। बोलो, राइली थी या नागपाल परिवार? रणवीर ने प्राण शक्ति का दबाव डालकर पूछा। दोनों, बलदेव ठाकुर हकलाए। दोनों। रणवीर की नजर तेज हो गई। राइली कैपिटल ने पैसे दिए, नागपाल परिवार ने रक्तचंद्र भेजा। तुम्हारे खिलाफ उड़ान ग्रुप का अधिग्रहण रक्तचंद्र के स्वामी इशिता नागपाल चला रहे हैं। मैं सिर्फ हुक्म मानकर तुमसे मिलने आया था। बलदेव ठाकुर ने सब उगल दिया। तो रक्तचंद्र ने पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि उनका स्वामी भी आ गया था। इसने रणवीर की आशंका पक्की कर दी। राइली की इतनी जल्दी वापसी नागपाल परिवार की वजह से थी। आखिर मरा हुआ उनका युवक था और नागपाल परिवार राइली कैपिटल का हिस्सेदार है। उनकी चाल मतलब राइली की चाल। राइली अकेले मुख्य भूमि पर पैर नहीं जमा सकती बिना साझेदार के। वो कौन है? रणवीर ने पूछा। मुझे नहीं पता, मधुपुर में वो सिर्फ हमारे ठाकुर परिवार से काम करते हैं। बलदेव ठाकुर ने सिर हिलाया।
रणवीर ने मन ही मन हंसी। रायली के लिए ठाकुर परिवार सिर्फ मधुपुर काबू करने का मोहरा था, साझेदार नहीं। जो साझेदार वो कह रहे थे वो इतना ताकतवर होना चाहिए कि पूरे आर्यावर्त में रायली को सुविधा दे सके। आखिरी सवाल, किसने तुम्हें खबर दी? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। वो बलदेव ठाकुर हिचकिचाए। सच बोलो, झूठ मत। दुर्गेश दत्ता ने बीच में काटा, डरते हुए कि उन पर इल्जाम न लगे। दिव्यांश दत्ता, दुर्गेश दत्ता का बेटा। बलदेव ठाकुर ने कबूल कर लिया। दिव्यांश। दुर्गेश दत्ता स्तब्ध रह गए। वो हरामी ने उनकी बात नहीं मानी। साए। दिव्यांश, जो दरवाजे पर कान लगाए सुन रहा था, नाम सुनते ही भागा। करण, दिव्यांश दत्ता को वापस लाओ, रणवीर ने हुक्म दिया। हाँ। करण तीर जैसे बाहर निकला। बाहर दिव्यांश एक बेंज में घुस रहा था। इंजन चालू किया ही था कि एक आकृति धार से आए। धार, खिड़की के कांच चूर चूर हो गए। करण ने अंदर हाथ डाला और दिव्यांश को बाहर खींच लिया। मुझे मत मारो, दिव्यांश चीखा, डर से कांपते हुए। चिंता मत करो, नहीं मारूंगा। हॉल मास्टर फैसला करेंगे, करण ने ठंडे स्वर में कहा और उसे अंदर घसीट लाया। तू हरामी, मेरी बात अनसुनी करके ठाकुर ग्रुप को बता दिया, मेरी कही हुई भूल गया। हुक्म न मानने पर हम मर जाएंगे। दुर्गेश दत्ता गुस्से से गरजे। मुझे नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। दिव्यांश को पछतावा हो रहा था। धाड़, करण ने दिव्यांश को जमीन पर फेंका। तेरे कारण मेरे भाई को गोली लगी, सजा क्या दूं? रणवीर ने बर्फ जैसे स्वर में पूछा। रणवीर सर, मैं गलत था, मैं माथा टेकूंगा। दिव्यांश बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। उसने गेट बंद कर दिया था। यकीन था कि रणवीर का ग्रुप मर जाएगा। मिनटों बाद रणवीर ने ठाकुर वालों को मिटा दिया, अविश्वासपूर्ण। अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो माफी से क्या होता? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा और वार किया। नहीं, दुर्गेश दत्ता चीखे। छटाक, खून छलका। दिव्यांश लाश की तरह गिर पड़ा। दिव्यांश। दुर्गेश दत्ता की आंखें दुख से फट गईं, आखिर अपना बेटा था। तुम्हें भी उसके पास भेजता हूं, रणवीर ने बर्फ जैसे स्वर में कहा। दुर्गेश दत्ता का चेहरा जम गया। मेरा बेटा मर गया, मुझे क्यों मारोगे? कल मैंने कहा था ना, कोई चाल चली तो पूरा परिवार खत्म। तुम्हारा बेटा खबर दे गया, लेकिन तुम अपना हिस्सा नहीं निभा सके। मैं अपने वादे का पक्का हूं। उनकी आवाज गिरते ही रणवीर ने वार किया। धड़, एक और दबी आवाज और दुर्गेश दत्ता गिर पड़े। पूर्व देश की जमीन पर ठाकुर ग्रुप से गठजोड़ करना आत्महत्या थी। कल उन्हें छोड़ना रहम था। दिव्यांश की चाल ने उनकी हत्या की आग भड़का दी थी। तेरी बारी, रणवीर बलदेव ठाकुर की और मुड़े। मैंने सब बता दिया, मुझे क्यों मार रहे हो? बलदेव ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने जो दिया उससे कुछ पल जिंदगी मिली, इंसाफ हुआ ना? रणवीर ने उदासीन लहजे में कहा और हथेली चलाई। धाड़, जोरदार धमाका और बलदेव ठाकुर वहीं मर गए। विक्रम को चोट लगी थी, इसलिए रणवीर का गुस्सा चरम पर था। आज कोई नहीं बचेगा। इन सब को निपटाकर रणवीर और करण विक्रम को अस्पताल ले गए। केस जटिल नहीं था, अस्पताल बेहतर संभाल सकता था। सौभाग्य से गोली महत्वपूर्ण अंग से नहीं लगी, सिर्फ मांस छुआ। इमरजेंसी डॉक्टर ने घाव साफ किया और पट्टी बांधी। तब जाकर रणवीर ने राहत की सांस ली। अगर विक्रम को कुछ होता तो वो शक देश पर चढ़ाई कर नागपाल परिवार को जमीन से मिटा देते। रायली कैपिटल का भी वही हाल होता। अस्पताल में कुछ दिन आराम करो, रणवीर ने सुझाया। जरूरत नहीं, विक्रम ने तुरंत मना कर दिया। खरोंच है, जंग के मैदान में इससे बुरी चोटों के साथ मिशन किए हैं। फिर उत्साह से पूछा, हॉल मास्टर, अब रक्त चंद्र पर चलेंगे ना? डर है कहीं पीछे छूट जाओ, इसलिए अस्पताल नहीं रुकोगे? रणवीर ने तंग आकर हंसा। विक्रम बेवकूफों जैसी मुस्कुराया। मैं खुद हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। वैसे भी मैं ठीक हूँ, देखो। वो जगह पर उछलने लगा। अच्छा, मान गया। रणवीर ने उन्हें पकड़ लिया। नर्सें पहले से ही अजीब नजरें डाल रही थीं, मनोरोग वार्ड न भेज दें। अस्पताल से निकलकर रणवीर घर की ओर चले और योजना बनाने लगे। सबसे पहले आकाश को आदमी लेकर उड़ान ग्रुप पर कब्जा करने का हुक्म दिया। दुर्गेश दत्ता और उनके बेटे मर चुके थे, मुख्य लोग बाकी थे। उन्हें हटाए बिना उड़ान ग्रुप सुरक्षित नहीं हो सकता था। फिर विला में मिटाए गए दुश्मनों की गिनती की। बलदेव ठाकुर 50 आदमी लाया था, 30 प्रशिक्षित बंदूकधारी। बाकी 20 रक्तचंद्र के सदस्य थे, कपड़े अलग, ताक ज्यादा, सच में योद्धा। अध्याय 162 मधुपुर पर धावा। इन 20 आदमियों में 2 शक्ति राजा स्तर के थे, एक अंतरशक्ति चरम पर, 4 साधारण अंतरशक्ति योद्धा, बाकी सब शक्तिर्जित चरम के। यह नजारा बेहद खतरनाक था। बस ये 2 शक्ति राजा योद्धा ही पूरे इलाके को रौंद सकते थे। रणवीर रायचंद के बिना पूरे पूर्व देश में कोई इन 2 शक्ति राजा योद्धाओं को रोक नहीं पाता। पूर्व देश की युद्ध कला। सूची में नंबर 1 जुगे यून, जो सिर्फ अंतरशक्ति चरम पर था। वो एक शक्ति राजा का मुकाबला भी नहीं कर पाता। लेकिन ये आर्यावर्त है, जहां रक्तचंद्र वाले गुंडागर्दी नहीं कर सकते। मुझे मारना तो और भी दूर की बात है। रणवीर रायचंद की आंखें ठंडी हो गईं। विक्रम, करण, कुछ आदमी लेकर मेरे साथ मधुपुर चलो। जी हाँ,
हॉल मास्टर। विक्रम और करण ने एक साथ सिर झुकाया और तुरंत तैयारी में लग गए। किंग प्रांत में रक्तचंद्र ने पहले ही रणवीर रायचंद की हत्या की कोशिश की थी। इस बार न सिर्फ व्यापार में उन्हें कुचलना चाहते थे, बल्कि और भी ताकतवर रक्तचंद्र सदस्य भेजे थे। विक्रम तो बाल बाल बचा था। रणवीर रायचंद के स्वभाव को देखते हुए वो मौत के इंतजार में नहीं बैठता। अब जब सब साफ हो गया था तो सीधे मधुपुर जा रहा था। ठाकुर ग्रुप और रक्तचंद्र को एक साथ नेस्तनाबूद कर देगा। ये तो बस पहला कदम था। उसके मूल प्लान में आर्यावर्त में रायली कैपिटल के हर ठिकाने को जमीन से मिटा देना था। वे स्थानीय व्यापार पर कब्जा करके मनमानी करना चाहते थे। बिल्कुल नहीं होने वाला। विक्रम और करण की रफ्तार तेज थी। आधे घंटे में सब तैयार हो गया। रणवीर रायचंद ने अनन्या शर्मा को मैसेज किया कि कुछ काम है और हादसा न हुआ तो 2 दिन में लौट आएगा। रूही, पापा को कुछ काम है। इन 2 अंकल के साथ अच्छे से खेलना, ठीक है। रणवीर रायचंद ने रूही के माथे पर प्यार से चूमा दिया। ये तथाकथित 2 अंकल कोई और नहीं, लोहित और साया थे। पहले रुद्रधाम के 2 नागराजा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी ड्यूटी एक बच्ची के साथ खेलना होगी। फिर भी दोनों में से कोई लापरवाही नहीं बरत रहा था। हॉल मास्टर की बेटी सबसे ऊपर थी, उसे जरा सी खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। रामपुर में पहले उसे किडनैप किया गया था, ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। सब सेटल होने के बाद रणवीर रायचंद, विक्रम और करण सीधे रवाना हो गए मधुपुर की ओर। प्राइवेट जेट में 1 घंटे बाद वे पहुंच गए मधुपुर की राजधानी उदयगिरी। उतरते ही विक्रम ने रिपोर्ट किया, हॉल मास्टर, रुद्रधाम के सारे भाई अपनी जगह पर हैं। ये ठाकुर ग्रुप और ठाकुर परिवार के पते हैं, देख लीजिए। कहते हुए विक्रम ने एक फाइल थमाई। रणवीर रायचंद ने उसके हाथ पर पट्टी देखी, हंसी भी आई और दर्द भी हुआ। तू सच में ठीक है ना? बस मामूली जख्म है, कुछ नहीं। उसकी बात खत्म होते ही करण ने अचानक उसके जख्मी हाथ पर थप्पड़ मार दिया। अरे यार, विक्रम चीखा। करण, मुझे अपंग बनाने पर तुला है क्या? बस चेक कर रहा था कि सच में ठीक हुआ कि नहीं, करण ने सर खुजाते हुए मासूमियत से कहा। विक्रम भड़कने ही वाला था। जब मैंने कहा ठीक हूँ, मतलब एक्शन में बाधा नहीं आएगी, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। मैं तो साया के साथ पार्टनर बनना पसंद करूंगा। कप्तान विक्रम, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, करण शर्माते हुए बोला। मुझे तेरी रक्षा नहीं चाहिए, मैं मर्द हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं। विक्रम ने आंखें तरेरी। बस बहुत हो गया बकबक। रणवीर रायचंद ने पता देखा, सीधे ठाकुर ग्रुप चलते हैं। ठीक है। तीनों तुरंत ठाकुर ग्रुप की ओर बढ़ चले। अंधेरे में अनगिनत रुद्रधाम के सदस्य तेजी से चल रहे थे। मधुपुर के नंबर 1 परिवार पर घेराबंदी तेजी से शुरू हो रही थी। इस वक्त उदयगिरी के केंद्र में ठाकुर ग्रुप के हेडक्वार्टर पर 30 मंजिला नीली शीशे वाली इमारत धूप में चमक रही थी। सबसे ऊपरी मंजिल के शानदार ऑफिस में यशवंत ठाकुर फ्रेंच खिड़कियों के सामने बैठा उदयगिरी का नजारा देख रहा था। ऊंची इमारतें, अंतहीन समृद्धि। 50 पार कर चुके थे, फिर भी यशवंत ठाकुर में जोश था। नीला सूट पहने, बड़े आदमी की हवा लिए। आजकल मधुपुर ठाकुर परिवार का था। यशवंत ठाकुर को पूरा हक था उदयगिरी पर नजर डालने का। से हाय, अभी तक कोई खबर? पीछे सीधा खड़ा एक बूढ़ा आदमी मंदारिन जैकेट और कपड़े के जूतों में, महायोद्धा की आभा लिए। ये थे सूर्यकांत ठाकुर, ठाकुर परिवार के 2 रक्षक देवताओं में से एक, ताकत में सिर्फ बलदेव ठाकुर से पीछे। परिवार प्रमुख को रिपोर्ट, अभी तक कुछ नहीं, लेकिन चिंता मत कीजिए, 30 चुनिंदा बंदूकधारी भेजे थे। रणवीर रायचंद कितना भी ताकतवर हो, क्या दर्जनों पिस्तौलों का मुकाबला कर पाएगा? छलनी हो जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि रणवीर रायचंद के स्तर पर गोली ज्यादा असर नहीं करती, यशवंत ठाकुर ने गंभीरता से कहा। क्या रक्तचंद्र ने 20 विशेषज्ञ नहीं भेजे? उनमें 2 शक्ति राजा स्तर के योद्धा, ऐसे योद्धा अकेले मधुपुर रौंद सकते हैं। बलदेव और मैं मिलकर भी 3 चाल तक नहीं टिक पाते। और बलदेव खुद गए थे, हालांकि अभी शक्ति राजा नहीं बने, लेकिन अंतरशक्ति चरम पर हैं, इससे नजारा और मजबूत हो गया। सूर्यकांत ठाकुर ने आत्मविश्वास से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रक्तचंद्र इतनी बड़ी ताकत भेजेगा, सच में खर्चीला। उम्मीद है रक्तचंद्र के विशेषज्ञ और हमारे आदमी मिलकर रणवीर रायचंद को मार डालें, यशवंत ठाकुर बुदबुदाया। मूल रूप से ठाकुर परिवार सिर्फ व्यापार में उसे दबाना चाहता था, कौन जानता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। उसकी आवाज में चिंता की लकीर थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। उम्मीद है रणवीर रायचंद जल्दी मर जाए, ताकि हम पूरे पूर्व देश के व्यापार पर कब्जा कर लें। 2 बड़े इलाकों का मालिक पूरे आर्यावर्त में कोई परिवार हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा। इन शब्दों के साथ यशवंत ठाकुर की आंखों में क्रूर चमक आए। डिंग लिंग लिंग, तभी डोरबेल बजी। आओ, यशवंत ठाकुर ने कहा। दरवाजा खुला और एक पतली लड़की अंदर आई, यशवंत ठाकुर की सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट ठाकुर, याज्ञिक परिवार की वो छोटी मिस फिर नीचे हंगामा कर रही है, विरोध का बोर्ड लेकर। याज्ञिक परिवार की छोटी मिस क्या? याज्ञिक परिवार तो खत्म हो गया, सिक्योरिटी से बाहर फेंकवाओ, यशवंत ठाकुर ने ठंडे स्वर में कहा। जी,
सेक्रेटरी चली गई, दरवाजा बंद कर। परिवार प्रमुख, क्या हम? सूर्यकांत ठाकुर ने इशारा किया, उसकी आवाज में हत्या की ध्वनि। बस एक छोटी लड़की, इतना जरूरी नहीं। ये उथल पुथल के दिन हैं, अगर कोई इसका फायदा उठाए तो हमारी बदनामी होगी। उसे यूं ही भेज दो। जरूरत पड़ी तो पेट्रोल ऑफिस से गिरफ्तार करवाओ। सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के लिए बहुत तरीके हैं। हमारा असली निशाना रणवीर रायचंद है, यशवंत ठाकुर ने ठंडे स्वर में कहा। उसे क्या पता था कि रणवीर रायचंद मरा नहीं था और पहले से ही उदयगिरी में था, सीधे उनके पास आ रहा था। आधे घंटे से कुछ ज्यादा बाद रणवीर रायचंद का ग्रुप ठाकुर ग्रुप हेडक्वार्टर पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने 30 से ऊपर मंजिला नीली शीशे वाली इमारत देखी, भव्य और प्रभावशाली। अध्याय 163 रोशनी याज्ञिक, याज्ञिक परिवार की वारिस। लगता है ठाकुर परिवार ने खूब गंदी कमाई की है। विक्रम ने जीभ चटकाए। जो नहीं जानता वो सच में सोचेगा कि ठाकुर ग्रुप कोई बड़ी सफल कंपनी है। हकीकत में विक्रम ने जो फाइलें खो दी थी उनसे पता चला था कि पिछले कुछ सालों में ठाकुर ग्रुप ने मधुपुर के दर्जनों बड़े छोटे परिवारों को गैरकानूनी तरीके से निगल लिया था, तभी आज का ठाकुर परिवार बना। इस ऊंची इमारत की चमक कितने लोगों के खून से रंगी थी, कौन जाने। वहां क्या हो रहा है? रणवीर रायचंद की नजर एंट्रेंस पर पड़ी और भीड़ देखकर वे उस ओर चल पड़े। भीड़ के बीच में 17-18 साल की एक लड़की खड़ी थी, सिर के ऊपर एक बड़ा बोर्ड उठाए। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, ठाकुर परिवार ने मेरे कुल को नेस्तनाबूद किया, मेरे माता पिता की हत्या की, बेहद क्रूर, बिल्कुल बेगैरत। हॉल मास्टर, लगता है ये ठाकुरों से कुचली गई कोई है जो न्याय मांगने आए हैं, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। ठाकुर परिवार ने सच में खूब पाप किए हैं। रणवीर रायचंद की आंखें ठंडी हो गईं। एक बेबस लड़की को बोर्ड लेकर खड़ा होना पड़ा, वो हद से गुजर चुकी होगी। तमाशा बंद करो और निकलो यहाँ से। 7-8 सिक्योरिटी गार्ड इमारत से निकले, गरजते हुए, भीड़ को धकेलते हुए। ठाकुर परिवार मुझे न्याय नहीं देगा तो मैं नहीं जाऊंगी, लड़की ने कहा। ये ठाकुर ग्रुप है, व्यापार की जगह। शिकायत है तो पेट्रोल ऑफिस जाओ, हंगामा बंद करो और भागो। गार्ड गरजा, मुझे मत समझाओ कि नहीं जानती, पेट्रोल ऑफिस तो ठाकुरों ने खरीद रखा है। यशवंत ठाकुर, हिम्मत है तो बाहर आकर मुकाबला कर, लड़की चीखी। प्रेसिडेंट ठाकुर वो नहीं जिन्हें तुम बदनाम कर सको, अगर अभी भी नहीं गई तो हम रुखाई करेंगे। गार्ड गरजा, मैं बदनाम कर रही हूँ, लड़की ने कड़वी हंसी हंसी। 8 साल पहले ठाकुर परिवार ने मेरे माता पिता को मारा और याज्ञिक परिवार की अरबों की संपत्ति निगल ली। अब तो हमारा आखिरी पैतृक घर भी नीलाम कर रहे हैं। आसमान भी देख रहा है उसके किए पाप। याज्ञिक परिवार। रणवीर रायचंद की आंखों में चौंकने की चमक आए। विक्रम और करण दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। ये लड़की सच में याज्ञिक परिवार की वंशज थी। अभी भी झूठ बोल रही हो, सबक सिखाते हैं। गार्ड ने उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया। धड़ाम, एक साया तेजी से आया, मुक्का मारा और गार्ड 3-5 मीटर दूर जाकर गिरा। बैकअप लाई है क्या? इसे पकड़ो, गार्ड चीखा। बाकी उसके आदमी रणवीर रायचंद पर टूट पड़े। बेहद ज्यादती। आंखें ठंडी करते हुए रणवीर रायचंद के हाथ नाचे। धड़ धड़ धड़। लगातार धमाकों के बाद सारे गार्ड जमीन पर पड़े खून उगल रहे थे। देखने वालों में सांस रुक गई, फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। डर गई क्या? रणवीर रायचंद ने लड़की से पूछा। ना नहीं, उसने सिर हिलाया, हैरान और शुक्रगुजार नजरों से उसे देखते हुए। शुक्रिया, तुम याज्ञिक परिवार की हो? रणवीर रायचंद ने सीधा पूछा। हाँ, मेरा नाम रोशनी याज्ञिक है। उसने सिर हिलाया। त्रिलोक याज्ञिक तुम्हारे क्या लगते थे? उसने पूछा। आंखें जल उठीं। वो मेरे दादाजी थे। बूम। उसके जवाब पर रणवीर रायचंद के चेहरे पर खुशी छा गई। न सिर्फ याज्ञिक परिवार की थी, त्रिलोक याज्ञिक की पोती थी। त्रिलोक याज्ञिक उन 5 में से एक थे जो उस वक्त काल नगर गए थे। अकल्पनीय किस्मत ने मुझे त्रिलोक दादाजी की पोती से मिला दिया। रणवीर रायचंद अंदर से उत्तेजित हो उठा। विक्रम और करण भी उतने ही खुश थे। वे ठाकुर ग्रुप से हिसाब चुकता करने आए थे, लेकिन ठाकुर से मिलने से पहले ही याज्ञिक वंशज मिल गई। तुम मेरे दादाजी को जानते थे? रोशनी याज्ञिक ने हैरानी से पूछा। जानते ही नहीं, हमारे परिवारों का गहरा रिश्ता है, रणवीर रायचंद ने कहा। तुम बुरे लोग हो। रोशनी याज्ञिक अचानक कई कदम पीछे हटी, सतर्क होकर। क्या हुआ? मेरे दादाजी तो बहुत पहले गुजर गए, मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं। तुम उन्हें कैसे जान सकते हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर रायचंद ने माथा ठोंका। मेरी गलती, साफ नहीं कहा। जानते थे से मेरा मतलब व्यक्तिगत नहीं, मेरे दादाजी और तुम्हारे दादाजी जीवन मौत के भाई थे। सच? उसके चेहरे पर अभी भी शक था। बिल्कुल, वरना मुझे तुम्हारे दादाजी का नाम कैसे पता? उसने कहा। रोशनी याज्ञिक अभी भी सतर्क थी। छोटी बहन, हॉल मास्टर झूठ नहीं बोल रहे, वरना ठाकुर ग्रुप को नाराज करने का जोखिम क्यों लेते? विक्रम और करण ने गवाही दी। ठीक है, आधा मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे दादाजी मेरे दादाजी को कैसे जानते थे? उसने पूछा। तुम लोग परेशानी मचा रहे हो।
अचानक एक और चीख आए और दर्जन भर गार्ड बैटन लिए बाहर निकले। बाद में समझाऊंगा, रणवीर रायचंद ने गार्ड्स की ओर मुड़ा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, भागो यहाँ से वरना पिटोगे। बेटा, यहाँ हंगामा करने की हिम्मत है, जानता है ये जगह क्या है? गार्ड ने स्टन बैटन घुमाया। रुको, रोशनी आगे बढ़ी। ये मेरे साथ नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं, बेकसूरों को मत पीटो। मुझे परवाह नहीं तुम साथ हो या नहीं, इसने हमारे आदमियों को मारा, हंगामा किया, इसे पकड़ो। हेड गार्ड ने हुक्म दिया। जाओ यहाँ से भागो। रोशनी याज्ञिक ने रणवीर रायचंद को पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वो टसा से मसा नहीं, सिर्फ उसकी ओर मुस्कुराया। डरने की जरूरत नहीं, कहना आसान था। दर्जन भर आदमी इलेक्ट्रिक बैटन लेकर दौड़ रहे थे। मैंने तुम्हारी बात मान ली, बस भाग जाओ। उसने फिर कोशिश की लेकिन उसे हिला न सकी। धड़ 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 लगातार धमाके गूंजे। रोशनी याज्ञिक ने मुड़कर देखा और सांस रोक ली। सारे गार्ड हवा में उड़ रहे थे, दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिरे। भगवान, वो रणवीर रायचंद को हैरानी से देखने लगी। ये आखिर कौन है? उसने दिमाग पर जोर डाला लेकिन याद नहीं आया कि उसके माता पिता ने कभी दादाजी के किसी इतने ताकतवर दोस्त का जिक्र किया हो। मैंने कहा था ना, मेरे रहते डरने की कोई बात नहीं। मैं आज ठाकुर ग्रुप से हिसाब चुकता करने ही आया हूँ। यकीन रखो, याज्ञिक परिवार को न्याय दिलवाऊंगा। उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम ठाकुर ग्रुप से हिसाब चुकता करने आए हो? रोशनी याज्ञिक का चेहरा सफेद पड़ गया। पागल हो गए हो क्या? यहाँ से भागो अभी। तुम अकेले ठाकुर ग्रुप से टकरा सकती हो तो मैं क्यों नहीं? रणवीर रायचंद मुस्कुराया। अलग बात है, मैं सही हूँ और कुछ ज्यादा नहीं किया, वे मुझे छू भी नहीं सकते। लेकिन तुमने उनके गार्ड्स को मारा, अगर पेट्रोल ऑफिस बुलाई तो तुम कभी नहीं बच पाओगे। उसने समझाया। तुम कहती हो तुम सही हो, मुझे कैसे पता मैं गलत हूँ? उसने शांत स्वर में पूछा। ठाकुर परिवार ने पहले उसे उकसाया और कातिल भेजे। ठाकुर ग्रुप को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए काफी था। चाहे पेट्रोल ऑफिस आए या पूरा मधुपुर की फौज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्याय 164, बाहर आकर मुकाबला कर। रोशनी याज्ञिक को और पूछने का मौका नहीं मिला। रणवीर रायचंद और उसके साथी पहले से इमारत में घुस चुके थे। उसने दांत पीसे और पीछे पीछे चल दी। अंदर मत आओ, मैंने पुलिस को बुला लिया है। महिला सेक्रेटरी कांपती हुई रणवीर रायचंद की भयानक आभा से चेतावनी दी। यशवंत ठाकुर को बाहर बुलाओ और मुझसे मिलने को कहो, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। कितनी हिम्मत! सेक्रेटरी का चेहरा ठंडा पड़ गया। प्रेसिडेंट ठाकुर इतने बड़े हैं कि तुमसे नहीं मिलेंगे। मैं चेतावनी देती हूँ, मत। बूम! उसकी बात पूरी होने से पहले रणवीर रायचंद से बेजोड़ आभा फूट पड़ी, पूरे हॉल में फैल गई। सेक्रेटरी, फ्रंट डेस्क और गुजरते कुछ कर्मचारी सब कांप उठे। उस दबाव में उन्हें मौत नजर आई, जैसे उस जवान की एक बात से वे सीधे यमलोक पहुंच जाएं। यशवंत ठाकुर, बाहर आकर मुकाबला कर, रणवीर रायचंद ने गरज कर कहा। उसकी आवाज ड्रैगन की दहाड़ जैसी पूरी इमारत में गूंज गई। वहां मौजूद सभी के कान बज उठे, जैसे अल्ट्रासोनिक लहर से टकराए हों। दर्द से बुरा हाल। सबसे ऊपरी मंजिल के ऑफिस में यशवंत ठाकुर अभी भी उदयगिरी का नजारा देख रहा था, पूर्व देश से खबर का इंतजार कर रहा था। तभी वो दहाड़ सुनकर उसका चेहरा भयानक हो गया। कोई मुझे बाहर आने को कह रहा है, क्या मजाक है? उसे लगा शायद वहम हो गया। सिहाई, तुमने भी सुना? सूर्यकांत ठाकुर ने थोड़ा हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। उसे भी लगा वहम है, लेकिन परिवार प्रमुख ने भी सुना। दो लोग एक साथ वहम नहीं देख सकते। सच में, किसी ने कहा। यशवंत ठाकुर की आंखें ठंडी हो गईं। ठाकुर ग्रुप के अंदर कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है उसका अपमान करने की? तभी फ्रंट डेस्क से फोन आया। यशवंत ठाकुर ने उठाया तो उसका चेहरा बदल गया। 3 लोग आए, याज्ञिक परिवार की लड़की के लिए हमारे सारे सिक्योरिटी को मार डाला। क्या बकवास कर रहे हो? प्रेसिडेंट ठाकुर ने डांटा। धड़ाम! तभी मुख्य दरवाजे टूट गए और 2 आकृतियां भयानक आभालिए एंट्रेंस पर खड़ी हो गईं। फ्रंट डेस्क गलत नहीं थी, सब हमने ही किया, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। वे सच में यहाँ घुस आए? यशवंत ठाकुर स्तब्ध रह गया। तुम्हें पता है ये जगह क्या है? ये तो बस ठाकुर ग्रुप है ना? विक्रम ने कंधे उचकाए। जब पता है तो यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? यशवंत ठाकुर ने डांटा। चिंता मत करो, जल्दी ही ठाकुर ग्रुप नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, विक्रम ने उदासीन स्वर में कहा। तुमने क्या कहा? यशवंत ठाकुर गुस्से से घूरने लगा। मधुपुर की सबसे बड़ी कंपनी जल्दी गायब हो जाएगी, पूरा मजाक। हम कुछ समझाने नहीं आए, नीचे जाकर हमारे बॉस से मिलो, विक्रम ने जोर देकर कहा। तुम्हारा बॉस कौन है? नीचे जाओगे तो पता चल जाएगा। हास्यास्पद, याज्ञिक परिवार की लड़की कुछ गुंडे लेकर यहाँ आकर दिखाने आए। यशवंत ठाकुर ने ठठाकर हंसा। सिहाय, इन्हें हमारी ताकत का स्वाद चखाओ। ठीक है। सूर्यकांत ठाकुर ने सिर हिलाया। विक्रम और करण पर ठंडी नजर डाली, व्यंग्य से। एक अपंग और एक गर्मख्याल जवान, इतनी अकड़ खुद घुटने टेकेंगे या मैं करवाऊं? अपंग, गर्मख्याल जवान,
अगर उसे पता होता कि ये रुद्रधाम के नाग राजा हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता। तुम सच में अज्ञानी और मूर्ख हो। विक्रम और करण दोनों की आंखें ठंडी हो गईं। मैं संभालता हूँ, करण ने कहा। जरूरत नहीं, मैं एक हाथ से इसे काबू कर लूंगा, विक्रम ने कहा। तुरंत प्राण शक्ति जुटाकर सूर्यकांत ठाकुर पर टूट पड़ा। अगर जीने का मौका नहीं चाहिए तो मर जाओ। सूर्यकांत ठाकुर की आंखें ठंडी हो गईं। उसने विशाल हाथ उठाया और बेजोड़ आभा के साथ विक्रम पर वार किया। बस साधारण अंतर शक्ति, किसने तुम्हें ये हिम्मत दी? विक्रम ने ठठाकर हंसा, दाहिना मुक्का कसकर आगे बढ़ाया। धड़ाम, जोरदार विस्फोट हुआ। सूर्यकांत ठाकुर का शरीर पीछे उछला, खून उगलते हुए। उसकी पूरी बांह साफ टूट गई। वो सांस खींचकर हैरान रह गया, विक्रम को घूरते हुए, शक्ति राजा स्तर। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, दोबारा हमला किया। अगले ही पल उसने सूर्यकांत ठाकुर के सामने हथेली से प्रहार किया। पफ, हथेली तलवार जैसी तेज सूर्यकांत ठाकुर की गर्दन काट दी। लाश तुरंत गिर पड़ी। उसे कभी समझ नहीं आया कि यह अपंग इतना ताकतवर क्यों था। से हाय, यशवंत ठाकुर डर से चीखा। ये ठाकुर परिवार का एक रक्षक था, बेहद ताकतवर, फिर भी इस पट्टी वाले ने 2 चाल में मार डाला। डरावना। खुद जाओगे या हम ले जाएं? विक्रम ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम यहाँ हंगामा कर रहे हो, हदपार कर रहे हो, ठाकुर के मास्टर को मार डाला और अभी भी मुझे धमकी। यशवंत ठाकुर गर्जा। ठीक है, तो हम खुद करते हैं। विक्रम और करण ने बात करना बंद किया और यशवंत ठाकुर पर टूट पड़े। यशवंत ठाकुर को विरोध का कोई मौका नहीं मिला। उसे पकड़कर हॉल में ले आए। हॉल के अंदर रणवीर रायचंद शांत बैठा था। फ्रंट डेस्क, सेक्रेटरी और कई कर्मचारी डर के मारे चारों ओर खड़े थे। हॉल के स्वामी आदमी आ गया। तभी विक्रम ने जोर से चीखा, करण के साथ, यशवंत ठाकुर को घसीटते हुए। प्रेसिडेंट ठाकुर। सब हैरान रह गए कि यशवंत ठाकुर को पकड़ा गया। ठाकुर ग्रुप का संस्थापक, मधुपुर में बड़ा नाम, फिर भी पकड़ा गया। अविश्वसनीय। हॉल के स्वामी। ये सुनकर यशवंत ठाकुर का चेहरा बदल गया। उसे किसी का ख्याल आया, रणवीर रायचंद। लेकिन रणवीर रायचंद तो अभी पूर्व देश में था। उसका भाग्य अज्ञात यहाँ कैसे हो सकता है? उसे लगा खुद को ही डरा रहा है। यशवंत ठाकुर शांत हुआ और हॉल की ओर देखा। नजर पड़ते ही वो चौंक कर चीखा, उसकी रूह कांप गई। रणवीर रायचंद। वो अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तुम यहाँ कैसे? उसने पूर्व देश में रणवीर रायचंद को मारने के लिए आदमी भेजे थे, अभी तक कोई खबर नहीं, और अब रणवीर रायचंद खुद ठाकुर ग्रुप में, चौंकाने वाला। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बताऊं, तुम्हारे भेजे हुए आदमी बहुत कमजोर थे, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। हिस। ये सुनकर यशवंत ठाकुर का चेहरा बुरी तरह बदल गया। मूर्ख भी समझ जाता कि इसका मतलब क्या है। बलदेव ठाकुर और बाकी मर गए। अनुमान होने पर भी वो यकीन नहीं कर पाया। सिर्फ वे नहीं, सारे रक्तचंद्र सदस्य। रणवीर रायचंद ने उदासीन स्वर में कहा। हे भगवान! यशवंत ठाकुर स्तब्ध रह गया। उसका दिल ठंडा पड़ गया। न सिर्फ उसके दर्जनों बंदूकधारी मरे, पूरा रक्तचंद्र दल नेस्तनाबूद। उस ग्रुप में 2 शक्ति राजा स्तर के थे। जैसा सूर्यकांत ठाकुर ने कहा, कोई एक अकेला मधुपुर रौंद सकता था, फिर भी रणवीर रायचंद ने सबको मार डाला। रणवीर रायचंद की नज़र में अब असीम डर था। यहाँ आने का उसका मकसद साफ था। रणवीर रायचंद, ये मधुपुर है, मैं सलाह देता हूँ कि लापरवाही मत करो। मैंने आज तुम्हें कुछ करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन तुमने ऐसा कहा तो। रणवीर रायचंद ने शैतानी मुस्कान दिखाए, आगे बढ़ा और एक हाथ से वार किया। कटाक! तुरंत यशवंत ठाकुर की बांह साफ टूट गई। अध्याय 165, मौके पर ही दबाया गया। अर्घ! यशवंत ठाकुर ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। प्रेसिडेंट ठाकुर। कंपनी के सारे कर्मचारी डर गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। हे भगवान! रोशनी याज्ञिक स्तब्ध रह गई, हाथ से मुंह ढक लिया। यशवंत ठाकुर जैसा बड़ा आदमी, मौके पर ही उसकी एक बांह बंद कर दी गई। बेहद चौंकाने वाला। ये जहां भी है, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो कोई नहीं रोक सकता, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो, कोई और भी ताकतवर तुमसे निपटेगा। यशवंत ठाकुर ने दांत पीस कर कहा। कटाक कटाक! रणवीर रायचंद के बड़े हाथ ने और जोर लगाया। यशवंत ठाकुर की पूरी बांह कुचल दी। खून छिटक गया। दर्द से उसे पसीना छूट गया। मुझे हल्के में धमकी मत दो, वरना तुम बहुत बुरी मौत मरोगे, रणवीर रायचंद ने चेतावनी दी। यशवंत ठाकुर तुरंत डर गया। मौत के सामने उसने झुकना स्वीकार किया। माफ कीजिए, मैंने गलत कहा, मुझे छोड़ दीजिए। चाहे वो एक पीढ़ी का नायक रहा हो, रणवीर रायचंद के सामने झुकना पड़ा। पूर्ण ताकत के सामने कोई चाल नहीं चलती। इतनी जल्दी गलती मान रहे हो? रणवीर रायचंद की आंखों में व्यंग्य की चमक आए। इतनी कम हिम्मत और मुझे उकसाने की हिम्मत। खुद को ज्यादा समझ लिया। रक्तचंद्र था, रक्तचंद्र ने मुझे मजबूर किया। यशवंत ठाकुर पूरी तरह टूट गया और जिम्मेदारी डालने लगा। आज तुम्हें नहीं मारूंगा, जाकर रक्तचंद्र के नेता को बता दो। मैं उदयगिरी में उनका इंतजार कर रहा हूं कि वे एक दिन में आकर गलती मान लें,
वरना सारे रक्तचंद्र मर जाएंगे और नागपाल परिवार भी शक देश के इतिहास से पूरी तरह गायब हो जाएगा। रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा, सारे रक्तचंद्र को मार डालो और नागपाल परिवार को भी नेस्तनाबूद कर दो। रणवीर रायचंद की बात सुनकर यशवंत ठाकुर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नागपाल परिवार शक देश के सबसे बड़े परिवारों में से एक है, लगभग आधा देश। और रक्तचंद्र, जिसे नागपाल परिवार ने अकेले बनाया, शक देश का तलवार संप्रदाय का सरदार और विश्व के अंडरग्राउंड में मशहूर हत्यारा संगठन। रणवीर रायचंद उन्हें नेस्तनाबूद करना चाहता है। अकल्पनीय। मैं जरूर आपकी बात मानूंगा। यशवंत ठाकुर में इनकार करने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि उसे उम्मीद थी कि रणवीर रायचंद दूसरों से बदला ले ताकि वो बच जाए। ये मामला सेटल हो गया, अब दूसरी बात करते हैं, रणवीर रायचंद ने अचानक कहा। और क्या? यशवंत ठाकुर हैरान हुआ। इसे जानते हो न? रणवीर रायचंद ने रोशनी आगे की ओर देखा। क्या ये लड़की रणवीर रायचंद को लाई है? दोनों का रिश्ता क्या है? यशवंत ठाकुर के दिमाग में हजार विचार दौड़े। आखिर में उसने अपराध बोध से कहा, मैं इसे जानता हूँ। तुमने याज्ञिक परिवार को नेस्तनाबूद किया, उनकी संपत्ति हड़प ली और अब उनका पुराना घर भी कब्जा रखा है न? रणवीर रायचंद ने आगे पूछा। ये? यशवंत ठाकुर का चेहरा बदसूरत हो गया। आखिर ये शानदार बात नहीं थी? मैं पूछ रहा हूँ कि है या नहीं, रणवीर रायचंद ने अचानक गरज कर कहा। यशवंत ठाकुर इतना डर गया कि दर्द भी भूल गया और तुरंत सिर हिलाया। हाँ। घुटने टेक कर माफी मांगो, रणवीर रायचंद ने हुक्म दिया। क्या? यशवंत ठाकुर की आंखें फट पड़ीं। रणवीर रायचंद, हद मत पार करो। मैं हद पार कर रहा हूँ। रणवीर रायचंद को हंसी आ गई। यशवंत ठाकुर को ऐसा कहने का क्या हक? जब उसने याज्ञिक परिवार को नेस्तनाबूद किया और अरबों की संपत्ति हड़प ली, तब उसे हद पार करने का ख्याल नहीं आया। रोशनी याज्ञिक जैसी जवान लड़की के सामने, जिसके पास न्याय मांगने की कोई जगह नहीं, तब उसे हद पार करने का एहसास नहीं हुआ। जब तुम्हें कोई पछतावा नहीं तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। आज तुम्हें जरूर मारूंगा, रणवीर रायचंद ने कहा और एक हाथ यशवंत ठाकुर के कंधे पर रखा। हिंसक प्राण शक्ति तुरंत उसके शरीर में घुस गई। पफ! यशवंत ठाकुर ने तुरंत खून उगला, चेहरा पीला पड़ गया। मुझे मत मारो, मैं अभी गलती मानता हूँ। उसने जीवन में सबसे तेज रफ्तार से जमीन पर घुटने टेके। याज्ञिक छोटी बहन, मेरी गलती थी। मुझे याज्ञिक परिवार को नेस्तनाबूद नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, सॉरी। रोशनी याज्ञिक पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। उसे लगा सपना देख रही है। मधुपुर में ठाकुर परिवार की ताकत बहुत बड़ी थी। वो जो भी करती, न्याय नहीं मिलता। ठाकुर ग्रुप के सामने बोर्ड लेकर हंगामा करना भी बेकार, यशवंत ठाकुर से मिलना तो दूर की बात। लेकिन अब यशवंत ठाकुर जैसा बड़ा आदमी उसके सामने घुटने टेक रहा था। अविश्वसनीय। इसे कैसे सजा देना चाहती हो? रणवीर रायचंद ने रोशनी याज्ञिक से पूछा। रोशनी याज्ञिक होश में आए और सिर हिलाकर बोली, मुझे कोई खास सजा नहीं चाहिए, बस याज्ञिक परिवार को न्याय चाहिए। समझ गया, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। फिर यशवंत ठाकुर को हुक्म दिया, एक दिन में पूरे शहर के मीडिया रिपोर्टर्स को यहाँ बुलाओ, उनके सामने अपने पाप कबूल करो, फिर अखबार में याज्ञिक परिवार से माफी छपवाओ और आखिर में जो कुछ भी याज्ञिक परिवार का था, रोशनी याज्ञिक को वापस कर दो। अगर नहीं कर पाए तो परिणाम जानते हो, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जरूर करूंगा, यशवंत ठाकुर ने जल्दी कहा। जब तक मारा नहीं जा रहा, कुछ भी कर लेगा। याद रखो, कोई चाल मत चलाना। आखिरी परिवार जिसने ऐसा किया, दो परिवार अब इस दुनिया में नहीं है, रणवीर रायचंद ने याद दिलाया। फिर रोशनी याज्ञिक से पूछा, ये मंजूर है? रोशनी याज्ञिक ने जोर से सिर हिलाया। तो चलो। उसकी आवाज गिरते ही वो चला गया। रोशनी याज्ञिक आज्ञाकारी बनकर पीछे पीछे चली। जो यहाँ हुआ उसे देखकर पूरी तरह सुनना। हमारे हॉल स्वामी ने जो कहा, याद रखो, वरना बहुत बुरी मौत मरोगे। विक्रम ने यशवंत ठाकुर को चेतावनी दी। फिर करण के साथ रणवीर रायचंद के पीछे चला गया। इस वक्त यशवंत ठाकुर अभी भी रणवीर रायचंद की बात दोहरा रहा था। दो परिवार अब यहाँ नहीं है। तुरंत उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बिना कुछ कहे उसने रणवीर रायचंद के हुक्म के मुताबिक सब तैयार करना शुरू कर दिया। ... उद्धरण चिन्ह। चलो कोई कॉफी शॉप ढूंढ कर बात करते हैं, रणवीर रायचंद ने सड़क किनारे खड़े होकर कहा। उसे रोशनी याज्ञिक से बहुत कुछ पूछना था और उसे भी यकीनन पहले उदयगिरी से बाहर चलें। रोशनी याज्ञिक चिंतित थी। रणवीर रायचंद समझ गया और मुस्कुराया। चिंता मत करो, यशवंत ठाकुर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुमने उसकी बांह तोड़ी और घुटने टेकवाए। यशवंत ठाकुर के स्वभाव से वो इसे नहीं भूलेगा। पूरी उदयगिरी उसकी है, हमें अभी भागना चाहिए। रोशनी याज्ञिक बहुत घबरा रही थी। बहन, क्या तुमने कभी हमारे हॉल स्वामी का नाम नहीं सुना? विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, रोशनी याज्ञिक ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं, विक्रम को समझ आ गया। ऐसे कहून, हमारे हॉल स्वामी जहां दिखे, सो यशवंत ठाकुर भी हिम्मत नहीं करेंगे। इतने ताकतवर? रोशनी याज्ञिक हैरान हो गई।
बिल्कुल, अभी तो देखा ना, विक्रम ने गर्व से कहा। यशवंत ठाकुर से रणवीर रायचंद का व्यवहार याद करके रोशनी याज्ञिक ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। आखिर में पास ही एक कॉफी शॉप मिली। माहौल शानदार था, बात करने लायक। सबने कॉफी ऑर्डर की। रोशनी याज्ञिक ने खुद बात शुरू की। रणवीर रायचंद, शुक्रिया। बस एक एहसान था, मैं तो वैसे भी यशवंत ठाकुर से हिसाब चुकता करने आया था। रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा, वैसे तुमने कहा तुम्हारे दादाजी और मेरे दादाजी जानते थे, आखिर क्या हुआ था? रोशनी याज्ञिक बहुत उत्सुक थी। क्या तुमने दामोदर रायचंद का नाम सुना है? रणवीर रायचंद ने पूछा। रोशनी याज्ञिक ने गंभीरता से सोचा, फिर सिर हिलाया, नहीं सुना। अध्याय 166, सब धुएं की तरह उड़ जाता है। लगता है याज्ञिक परिवार ने भी ये बातें अपनी आने वाली पीढ़ियों से छुपाई, शायद नई पीढ़ी को इसमें न घसीटने के लिए। रणवीर रायचंद ने मन ही मन बुदबुदाया। थोड़ा सोचकर उसने रोशनी याज्ञिक को समझाया, दामोदर रायचंद मेरे दादाजी हैं। उस वक्त वो और तुम्हारे दादाजी जीवन मौत के भाई थे। तुम्हारे दादाजी की अचानक मृत्यु के बाद जमाने की उथल पुथल में दोनों परिवारों का संपर्क टूट गया। तो ऐसा था। रोशनी याज्ञिक को आखिरकार रणवीर रायचंद की बात पर यकीन हो गया। तुम्हें पता है मेरे दादाजी की मृत्यु क्यों हुई? उसने पूछा। वो पुरानी पीढ़ी का मामला था, मुझे ठीक से नहीं पता। रणवीर रायचंद को झूठ बोलना पड़ा। चूंकि याज्ञिक परिवार नहीं चाहता था कि उनकी संतान जाने, तो वो रोशनी याज्ञिक को सच नहीं बताना चाहता था। वरना एक जवान लड़की को राष्ट्रीय भाग्य एटलस, मणि और कालनगर की यात्रा के बारे में बताना बहुत खतरनाक होता। ठीक है, रोशनी याज्ञिक ने यकीन कर लिया। उसके चेहरे पर निराशा की छाया आई। मैंने दादाजी को कभी देखा नहीं। छोटी थी तो माता पिता से पूछती थी, लेकिन हमेशा टाल देते थे। सोचा था तुमसे आखिर सच सुन लूंगी। उसकी निराशा देखकर रणवीर रायचंद को अपराध बोध हुआ और तुरंत विषय बदला। इन सालों में तुम्हारे परिवार के साथ क्या क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। रोशनी याज्ञिक ने आह भरी, फिर बताना शुरू किया। रणवीर रायचंद शांत सुनता रहा। आखिर में उसकी भौहें सिकुड़ गईं। याज्ञिक परिवार मधुपुर का प्राचीन महान कुल था। वर्तमान राजधानी उदयगिरी की स्थापना याज्ञिक परिवार के पुराने पूर्वज के निर्देशन में हुई थी, इसलिए याज्ञिक नाम पड़ा। इसका मतलब था कि उदयगिरी याज्ञिक परिवार की थी। त्रिलोक याज्ञिक के जमाने में भी याज्ञिक परिवार उदयगिरी और पूरे मधुपुर में प्रभावशाली था। लेकिन त्रिलोक याज्ञिक की मृत्यु के बाद जमाना उथल पुथल भरा हो गया और कई ताकतें उभरीं। रोशनी याज्ञिक के माता पिता की पीढ़ी तक आते आते याज्ञिक परिवार मधुपुर के शीर्ष कुल से फिसलकर साधारण धनी घर बन गया। परिवार के गिरते ही दूसरी ताकतें और दबाव डालने लगीं। रोशनी याज्ञिक के माता पिता ने परिवार को संभालने की पूरी कोशिश की। 8 साल पहले ठाकुर परिवार तेजी से उभरा, आक्रामक विस्तार किया और आखिर में गैरकानूनी तरीके अपनाकर याज्ञिक परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया। अरबों की संपत्ति निगल ली और मधुपुर का नंबर 1 परिवार बन गया। कहानी खत्म करते हुए रोशनी याज्ञिक की आंखें लाल हो गईं। छोटी थी तो समझ नहीं आता था कि माता पिता इतनी मेहनत क्यों करते हैं। सोचती थी साथ हैं तो पैसा हो या न हो, कोई फर्क नहीं। बाद में समझ आई कि वे धन के पीछे नहीं भाग रहे थे, याज्ञिक परिवार को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि एक बार गिरा तो विपदा आएगी। और आखिर में फिर भी हो गई। उसकी आवाज फटी, आंसू रोकते हुए कंधे कांप रहे थे। मधुपुर में अजय से ठाकुर परिवार द्वारा नेस्तनाबूद, सोचो उसके माता पिता पर कितना दबाव रहा होगा। उन्हें परिणाम पता था और रोकने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश सफल नहीं होती। महान नदी पूर्व की ओर बहती है, राजवंश उठते गिरते हैं। पीछे मुड़कर देखो तो कितने महान घर धूल में दफन हो गए, हर वैभव धुएं की तरह उड़ जाता है। रणवीर रायचंद को सांत्वना के अलावा इतिहास का कड़वा सच ही सूझा। कोई कुल हमेशा नहीं टिकता। याज्ञिक परिवार चला गया, लेकिन ठाकुर परिवार भी नहीं टिकेगा। जब तक तुम जिंदा हो, फिर से बना सकती हो। उसका अपना परिवार भी ऐसा ही गिरा था 6 साल पहले दिल्ली में, आज पूर्व देश में पहले से ऊंचा खड़ा है। क्या मैं सच में फिर से बना सकती हूँ? रोशनी याज्ञिक ने उसकी ओर देखा, आंखों में उम्मीद की चिंगारी। अगर चाहो तो मैं मदद करूंगा, रणवीर रायचंद ने कहा। शुक्रिया बड़े भाई रणवीर रायचंद। रोशनी याज्ञिक के आंसू मुस्कान में बदल गए। खिड़की से धूप अंदर आए, उसके चेहरे पर नर्म चमक बिखेरती हुई। 18 साल की उम्र में सब कुछ अभी भी संभव लगता है। बड़े भाई रणवीर रायचंद, यशवंत ठाकुर तुम्हें देखते ही इतना क्यों डर गया? उसने मुझे मारने के लिए आदमी भेजे थे, जब नाकाम रहे तो डर गया, रणवीर रायचंद ने कहा। लेकिन यशवंत ठाकुर मुझे क्यों मारना चाहता था? रोशनी याज्ञिक ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, रणवीर रायचंद को अपनी असली पहचान बताने का इरादा नहीं था, उसके लिए सुरक्षित था। उसने बहुत दुश्मन बनाए थे, डर था कि कोई उसके करीबियों को निशाना बनाए। हॉल मास्टर बस बहुत हैंडसम हैं, विक्रम ने बीच में कूदकर कहा, चाहे कितना भी बेतुका लगे। फिर रणवीर रायचंद को गर्व भरी नजर मारी, देखा कितना स्मार्ट हूँ। रणवीर रायचंद अवाक रह गया। अंकल, तुम सच में? रोशनी याज्ञिक ने मुंह बनाया।
मुझसे तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, अंकल मत बुलाओ, विक्रम हंसा। ज्यादा नहीं है तो मुझे बच्ची मत समझो, रोशनी याज्ञिक भुना भुनाई। यकीन नहीं होता, उस वक्त हॉल मास्टर की खूबसूरती से किसी जलने वाले ने सैकड़ों हत्यारे हमारे दरवाजे पर भेज दिए थे, विक्रम ने जोर देकर कहा। बस पुरानी बात छोड़ो, रणवीर रायचंद ने रोक दिया। वो कहानी अप्रिय यादें ताज़ा करती थी। रोशनी, इसकी बकवास मत सुनो, यशवंत ठाकुर बस बहुत महत्वाकांक्षी है, इसलिए हत्यारे भेजे, रणवीर रायचंद ने समझाया। तो चेहरे से हत्यारे भेजने वाली कहानी सच है? रोशनी याज्ञिक की आंखें चमक उठी, गॉसिप के मूड में। झूठ, सच, रणवीर रायचंद और विक्रम ने एक साथ कहा। रणवीर रायचंद ने विक्रम को ठंडी नजर मारी। खत्म, विक्रम कांपा और जल्दी सुधार किया। झूठ, जरूर सच है, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं, रोशनी याज्ञिक ने फैसला सुनाया। चलो बताओ क्या हुआ था, विक्रम बेचैनी से हाथ मला, अगर कहानी निकली तो सनसनी मच जाएगी। विक्रम झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, रणवीर रायचंद ने साफ इनकार किया। उसे गला दबाने का मन हुआ, आदमी की जबान बहुत ढीली हो गई थी। रोशनी याज्ञिक कुछ कहने वाली थी लेकिन रणवीर रायचंद ने रोक दिया। हमें तुम्हारे घर ले चलो। ठीक है, रोशनी याज्ञिक ने पूछना छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद सब कॉफी शॉप से निकले और याज्ञिक परिवार के पुराने घर की ओर चले। इधर यशवंत ठाकुर ने जल्दी पट्टी बंधवाए और सीधे रक्तचंद्र के जिम्मेदार व्यक्ति के पास गया। उदयगिरी के एक जैन आंगन में एक महिला आर्यावर्त के क्लासिकल परिधान जैसा वस्त्र पहने आंगन में कुशन पर बैठी थी। जगह शांत थी, सिर्फ हरे बांस की एक झुरमुट हवा में झूम रही थी। तभी काले कपड़े वाला एक आदमी यशवंत ठाकुर को आंगन में ले आया। लेडी इशिता, यशवंत ठाकुर ने सम्मान से झुककर कहा। मैंने कहा था न कि जरूरी बात न हो तो मुझे परेशान मत करो। इशिता नागपाल बिना हिले ठंडे स्वर में बोली। बहुत बड़ी है, जमीन हिला देने वाली, यशवंत ठाकुर ने उत्तेजना से कहा। मत बताओ कि तुम्हें पहले से पता चल गया कि रणवीर रायचंद मर चुका है, इशिता ने ठंडे स्वर में पूछा। ये शब्द सुनकर यशवंत ठाकुर लगभग घुट गया। काश सच होता, लेकिन हकीकत अलग थी। रणवीर रायचंद मरा नहीं है, वो उदयगिरी आ गया है। अध्याय 167, याज्ञिक परिवार का पुराना घर। क्या? इशिता नागपाल की ठंडी आवाज में अचानक बेचैनी आ गई। स्विश, तुरंत वो मुड़ी। एक ठंडा और आकर्षक चेहरा दिखा, त्वचा बर्फ जैसी सफेद, बस बहुत ठंडा, जैसे हिमकमल। उनकी नजर यशवंत ठाकुर पर जमी। रणवीर रायचंद मरा नहीं है और उदयगिरी आ गया। न सिर्फ उदयगिरी आया, बल्कि ठाकुर ग्रुप तक पहुंच गया और सीधे ठाकुर परिवार के शीर्ष मास्टर को मार डाला। यशवंत ठाकुर ने चौंक कर कहा। अभी भी वो शांत नहीं हो पाया था। इशिता नागपाल के ठंडे चेहरे पर फिर हैरानी आई। न सिर्फ उदयगिरी में घुसा बल्कि ठाकुर ग्रुप तक पहुंचा, सच में अप्रत्याशित। रणवीर रायचंद के स्वभाव को देखते हुए उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? उसने जान बख्शी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सूचना दूं। रणवीर रायचंद उदयगिरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम उसके पास आओ। अगर नहीं गई तो वो सारे रक्तचंद्र को मार डालेगा और पूरा नागपाल परिवार भी, और मैं भी मर जाऊंगा। यशवंत ठाकुर ने एक सांस में कहा। भावनाएं ऊपर नीचे हो रही थीं। यशवंत ठाकुर की बात सुनकर इशिता नागपाल से तुरंत हत्या की आभा फूट पड़ी। पूरे आंगन में ठंडी हवा चली। यशवंत ठाकुर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। उसे लगा पास उग रही हरी बांस की झुरमुट तलवारें बन गई हैं, ठंडी धारें धमका रही हैं। रणवीर रायचंद बहुत अहंकारी है, इशिता नागपाल ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि रणवीर रायचंद उदयगिरी में दिखा, इसका मतलब एक बात साफ थी। न सिर्फ यशवंत ठाकुर के भेजे आदमी मारे गए, बल्कि उनके भेजे लोग भी पूर्व देश में मर गए। रक्तचंद्र के 20 सदस्य, जिनमें 2 शक्ति राजा स्तर के, ये रक्तचंद्र संगठन की लगभग आधी ताकत थी। ये नुकसान विनाशकारी था। अब रणवीर रायचंद न सिर्फ खुद उदयगिरी आया बल्कि यशवंत ठाकुर से संदेश भिजवाया। मांग की कि वो उसके पास आए, वरना सारे रक्तचंद्र और पूरा नागपाल परिवार नेस्तनाबूद। इससे साफ था कि विरोधी को उनकी सारी मंशा पता है, लेकिन उसकी बातें बेहद अहंकारी थीं। लेडी इशिता, रणवीर रायचंद सच में बहुत अहंकारी है। उसने सिर्फ एक दिन का समय दिया। मुझे डर है कि सिर्फ आप ही आगे आकर उसे मार सकती हैं, यशवंत ठाकुर ने बेचैनी से कहा। मैं उसे मारूंगी, भले ही सिर्फ अपने छोटे भाई के लिए, इशिता नागपाल ने अंधेरे स्वर में कहा। तुरंत हाथ में तेज तलवार लहराए। झनाक, एक तलवार की किरण निकली, सीधे आसमान की ओर। अगले ही पल यशवंत ठाकुर ने बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखा। हवा में अचानक एक अजीब दरार दिखी। वो तलवार की किरण जैसे शून्य स्तर को चीर गई। लेडी इशिता सच में देवी हैं, यशवंत ठाकुर ने तुरंत झुककर कहा, चेहरा प्रशंसा से भरा। एक तलवार से आसमान चीर दिया। रणवीर रायचंद उसके सामने क्या लड़ पाएगा? तुम पहले जाओ, कल के बाद रणवीर रायचंद इस दुनिया से जरूर गायब हो जाएगा, इशिता नागपाल ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, यशवंत ठाकुर तुरंत चला गया। प्रेसिडेंट ठाकुर, मैंने सारे मीडिया रिपोर्टर्स से संपर्क कर लिया है, सेक्रेटरी ने मठ के प्रवेश पर खड़ी रोल्स रॉयस के अंदर से सम्मान से कहा।
उन्हें अभी मत बुलाना, यशवंत ठाकुर ने अचानक हुक्म दिया। क्या हुआ प्रेसिडेंट ठाकुर? सेक्रेटरी हैरान हुई। रक्तचंद्र की लेडी से मिलने के बाद पक्का हो गया कि रणवीर रायचंद के मरने की 80% संभावना है, यशवंत ठाकुर ने ठंडे स्वर में कहा। इशिता नागपाल की वो तलवार तकनीक सच में डरावनी थी, वो अभी भी उसे उबर नहीं पाया था। अगर रणवीर रायचंद को मार सके तो बहुत अच्छा। सेक्रेटरी उत्तेजित हुई। उम्मीद है, अगर सच में नहीं मार पाई तो तुरंत रिपोर्टर्स को बुलाओ, यशवंत ठाकुर ने द्वेष से कहा। चाहे कुछ भी हो, वो बच निकलेगा। ... रणवीर रायचंद ने आधे घंटे टैक्सी में बिताए और आखिर रोशनी याज्ञिक के घर पहुंचे। ये पुरानी सड़क पर एक बड़ा घर था, इतिहास की गहरी छाप लिए। लकड़ी का मुख्य द्वार कुछ जंग लगा था, दीवारों के अंधेरे कोनों में काई जम गई थी। शायद तुम यहाँ ज्यादा नहीं रहती, रणवीर रायचंद ने पूछा। रोशनी याज्ञिक ने रणवीर रायचंद को हैरानी से देखा। तुम्हें कैसे पता? रणवीर रायचंद ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। माता पिता के गुजरने के बाद रिश्तेदार के घर रही, कभी कभी आकर देखती हूँ, यहाँ बहुत दुख भरी यादें हैं, रोशनी याज्ञिक ने समझाया। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। परिवार खत्म होने पर अकेले यहाँ रहना न सिर्फ दुखदायी बल्कि खतरनाक भी होता। रोशनी याज्ञिक ने चाबी निकाली, कई बार कोशिश की और आखिर मुख्य द्वार खोला। अंदर घुसते ही ठंडी उदास हवा का झोंका आया। जगह बड़ी थी, सामने बड़ा आंगन, जमीन पर पार्किंग और बड़ा मछली तालाब। मध्य गलियारे से गुजरकर पीछे के आंगन में पहुंचे, जहां ढेर सारे फूल पौधे हरे भरे उग रहे थे। रोशनी याज्ञिक जगह से परिचित पानी का कैन लेकर फूल पौधों को सींचने लगी। साफ था कि यहाँ ज्यादा नहीं रहती, फिर भी अक्सर आकर सफाई करती थी, क्योंकि बड़ा घर बेदाग साफ था। उस वक्त याज्ञिक परिवार कितना वैभवशाली था। पलक झपकते परिवार गिर गया, सिर्फ रोशनी याज्ञिक बची इस पुराने घर के साथ, जो खुद उससे कई गुना पुराना था। बेहद दुखद। रोशनी याज्ञिक ने पौधों को पानी दिया और रणवीर रायचंद व दूसरों को पुराना घर घुमाने लगी। रोशनी याज्ञिक बहुत उदास थी। ये जगह पहले हंसी खुशी से भरी रहती थी, अब पूरी तरह खामोश। मैंने कहा था ना, अगर चाहो तो तुम्हारा परिवार फिर से खड़ा करने में मदद करूंगा। उदास मत हो, रणवीर रायचंद ने उसका मूड देखकर कहा। हम, रोशनी याज्ञिक ने सिर हिलाया, आंखों में कृतज्ञता झलकी। वैसे भी याज्ञिक परिवार का पुराना घर देख लिया था, रणवीर रायचंद जाने का इरादा कर चुका था। उसने रोशनी याज्ञिक से वादा भी किया कि अगले 2 दिनों में अगर समय मिला तो उसके दादाजी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। व्रूम व्रूम। जैसे ही वे बाहर निकले, एक लैंड रोवर सीधे प्रवेश पर रुकी और सनग्लासेस वाला मध्य उम्र का आदमी उतरा। पीछे 3 मांसल आदमी, वे सीधे रणवीर रायचंद के ग्रुप से टकराए। तुम लोग कौन हो? सनग्लासेस वाले ने ठुड्डी उठाकर पूछा। ये मेरा घर है। तुम कौन? रोशनी याज्ञिक ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा घर? तो तुम वो याज्ञिक परिवार की लड़की हो। बढ़िया, मुझे घर घुमाओ और जगह से परिचित कराओ। सनग्लासेस वाले ने हंसा। मतलब? रोशनी याज्ञिक की भौहें सिकुड़ी। तुम्हें अभी पता नहीं, यशवंत ठाकुर ने ये घर मुझे दे दिया है, अब से मैं इस घर का मालिक हूँ, सनग्लासेस वाले ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? रोशनी याज्ञिक पूरी तरह हक्की रह गई। उसे पता था यशवंत ठाकुर इस घर की लालच रखता है, लेकिन बिना उसकी मर्जी के सीधे बेच देगा, ये उम्मीद नहीं थी। ये घर मेरा है, मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं खरीद सकता, रोशनी याज्ञिक ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे परवाह नहीं तुम मानो या नहीं, मैंने पैसे दे दिए हैं, जल्दी घर घुमाओ, सनग्लासेस वाले ने रुखाई से कहा, उसे नौकरानी समझकर। क्या अभी भी नहीं मान रही? अरे हाँ, समझ गया। याज्ञिक परिवार नेस्तनाबूद हो गया, अकेली मुश्किल में होगी ना, बस कुछ पैसे दे देता हूँ। सनग्लासेस वाले ने कई नोट निकाले और रोशनी याज्ञिक पर जोर से फेंके। मुझे तुम्हारे गंदे पैसों की जरूरत नहीं, मैंने कहा ये घर याज्ञिक परिवार का है, यशवंत ठाकुर से इसका कोई लेना देना नहीं और उसे बाहर बेचने का हक नहीं। तुमने जितने भी पैसे दिए मैं नहीं मानती, रोशनी याज्ञिक ने गुस्से से कहा। अरे वाह, छोटी लड़की में काफी तेवर हैं, इस घर में तो मालकिन की कमी है, मेरी छोटी रखेल बन जाओ ना, फिर तुम्हें नहीं निकालूंगा, यहीं रह सकती हो, सनग्लासेस वाले ने अश्लील स्वर में कहा, जबकि पीछे के मांसल आदमी रोशनी याज्ञिक को घूरकर हंस रहे थे।